हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, फास्ट ट्रैक जेई सीरीज का। तो यार, इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता रखा है, और इसके अलावा अगर तुम पहले से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा। तो अगर तुमने अभी तक इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जल्दी से उसे देख लो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर तुमने फास्ट ट्रैक वाला टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे नोट्स और पीडीएफ वगैरह होंगे वो सारे तुम्हें उसी ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे, और उस ग्रुप पर तुम अपने डाउट्स भी आपस में डिस्कस कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार, इस सीरीज में हम पूरी जेई की फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस, और इसके साथ साथ हम एरोडोव के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो यार, इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो वीडियो में बता रखा है, और इसके अलावा अगर तुम पहले से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा। तो अगर तुमने अभी तक इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जल्दी से उसे देख लो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर तुमने फास्ट ट्रैक वाला टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे नोट्स और पीडीएफ वगैरह होंगे वो सारे तुम्हें उसी ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे, और उस ग्रुप पर तुम अपने डाउट्स भी आपस में डिस्कस कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार, लास्ट क्लास में हमने कुछ रेगुलर शेप बॉडीज के सेंटर ऑफ मास निकाले थे, और मैंने तुम्हें बोला था कि उसमें एलिमेंट लेना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और मैंने तुमसे ये भी बोला था कि एक बार तुम अपने आप से खुद से एलिमेंट लेकर के सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करना। तो आई होप तुमने वो किया होगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, वो आगे तक तुम्हारे लिए काफी काम आएगा। कई लोग ये स्किप करा देते हैं, सीधे इन बॉडी से सेंटर ऑफ मास रटवा देते हैं, बट इसको देखो, तुम रट भी सकते हो, क्योंकि जो है, बट एडवांस में कोई भरोसा नहीं है। जेई मेन में तो चलो ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली वैल्यूज रटी तो तुम सॉल्व कर लोगे। बट एडवांस का कोई भरोसा नहीं है, वहां पर हो सकता है तुम्हें कुछ मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करके रो, जो हमने वॉल्यूम वाले पढ़े उसमें रो को कुछ फंक्शन दे दे, रेडियस रेडियस का, या ऐसा ही कुछ तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, वॉल्यूम, सॉरी, रो को फंक्शन दे दे, या तुम्हारा सरफेस एरिया, जो सरफेस मास डेंसिटी उसको किसी चीज का फंक्शन दे दे, कुछ वेरी कर दे, कुछ नया कर सकता है वो। तो उसके लिए तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए कि हम उसको निकाला कैसे, तो एलिमेंट कैसे लेते हैं, उस पर हम सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेट करके निकालते कैसे हैं, वो चीजें तुम्हें आनी चाहिए। तो अगर तुमने खुद से कर लिया तो बहुत अच्छा है। अब हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम आज पढ़ने वाले सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। तो उस तरह की, अगर हमने दो बॉडीज को कंबाइन कर दिया तो उन कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे। जैसे दो स्टैंडर्ड बॉडीज दी और उनको कंबाइन कर दिया, और अभी हम मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही लेके चल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दो बॉडीज ली और उनका उनको कंबाइन कर दिया, तो जो रिजल्टेंट बॉडी होगी उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम देखेंगे। तो तुम हैंड आ सकते हो, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। अच्छा, लास्ट के दो वीडियोस देख करके ये मत बोलना कि कहीं क्लिक बेट तो नहीं है वीडियोस, क्योंकि सॉरी यार, क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा उसमें एरोडोव के कुछ खास क्वेश्चंस नहीं हुए, मतलब क्वेश्चन नहीं हुए एरोडोव के बेसिकली, तो इसलिए क्योंकि अभी हम बहुत बेसिक चल रहे हैं। अभी हम सेंटर ऑफ मास निकाल ही रहे हैं, तो इस पे तुम्हारे एरोडोव में ज्यादा क्वेश्चंस, मतलब ज्यादा क्या क्वेश्चन ही नहीं है, तुम खुद जाके चेकआउट कर लेना। अगर तुम्हें क्वेश्चन मिले तो कमेंट कर देना यार, मैं आगे करवा दूंगा उसको रख के, ठीक है। बट इन पर है ही नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे वहां से आएंगे जब हम सेंटर ऑफ मास में ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह पढ़ेंगे उसके बाद से। तो वहां से फिर हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे उसके। अभी तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन मेरे पास है वो हम इसमें कर लेंगे, और एक आध में सेंगेज से क्वेश्चन मैंने ढूंढा है तो वो हम कर लेंगे। तो उससे तुम्हारा ये टॉपिक्स मास्टर हो जाएंगे। तो इसमें कुछ खास है भी नहीं भाई, जैसे अभी तक सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज का हम देखने जा रहे हैं। तो सपोज तुम्हारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम है, ठीक है। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि उससे बेस्ट समझ में आता है, ज्यादा थ्योरी थ्योरी पे जाने लगते हैं ज्यादा, वो करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास एक इस तरीके का एक्स वाई जेड एक्सेस है, पहले मैं बना दूं, एक्स वाई जेड एक्सेस। अच्छा, ये जेड एक्सेस पीछे भी एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बता रहा हूँ उसका रीजन है, ठीक है। ऐसे पीछे तक ये हो गया। अब हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें तुम्हारे पास चार रॉड्स हैं। रॉड नंबर वन जो एक्स एक्सिस पर ऐसे पड़ी है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 0, और ये है L, 0, ठीक है। बेसिकली मैं पूरा लिखना चाहिए, L, 0, 0, ठीक है। ये है तुम्हारी रॉड नंबर वन। फिर तुम्हारे पास एक और रॉड है इस तरीके की, जो कि वाई एक्सिस पे पड़ी है, रॉड नंबर टू जिसको मैं बोल रहा हूँ। इसके इसका ये कोऑर्डिनेट हो गया 0, L, 0, ठीक है। फिर तुम्हारे पास एक और रॉड है इस तरीके की, जो जेड एक्सिस में पड़ी है, और इसका कोऑर्डिनेट, मतलब सबकी लेंथ एल है, जैसे समझ में आ रहा है, 0, 0, L इसके एंड का कोऑर्डिनेट है। तब मैं इसको ओ बोल दे रहा हूँ, A, B, C। और एक तुम्हारे पास रॉड और है जो जेड एक्सिस में नेगेटिव में गई हुई है, तो इसका भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और ये जेड में -L गई हुई है, तो इसकी सबकी लेंथ एल है। अब तुमसे पूछ लिया, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ
दिस सिस्टम। ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके की अगर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज होंगी, है ना, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है। तो सपोज इसका मास कुछ है, सबका मास मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर अभी m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। तो ऐसे अगर n बॉडीज होती है ना, सपोज तुम्हारे पास n बॉडीज है ना, अगर अभी इस पर आते हैं फिर से, सपोज हमारे पास n बॉडीज है ना, जिनके मासेस हैं, है ना, अगर मैं मास लिखूँ तो ऐसा m1, m2, m3 सो एंड mn। ठीक है। और इनके सेंटर ऑफ मास के, अगर जैसे मैं xcm बोलूँ, तो इसका है x1, इसका है x2, इसका है x3 एंड सो ऑन, इसका है xn। ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है। ycm बोलूँ तो इसका है y1, इसका है y2, इसका है y3 एंड सो ऑन, n वाले का है yn एंड सो ऑन। ये xcm ycm मास, और ये zcm अगर मैं लिखना चाहूँ, मतलब ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन Zn। ठीक है, इस तरीके का अगर हमारे पास सिस्टम है, तो इस एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो ये एन बॉडीज है, ठीक है, वहाँ देखो, कंफ्यूज मत होना, जो हमने स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पढ़ी है ना, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरीके से जो हमने पढ़ी है, वो थी सिस्टम ऑफ पार्टिकल थी। अब सिस्टम ऑफ बॉडीज है हमारे पास। तो बस चेंज यहाँ ये हो गया है कि हम वहां पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल ले रहे थे, यहाँ वहां पे मतलब पार्टिकल ले रहे थे, तो पार्टिकल का मास लेते थे और उसका कोऑर्डिनेट ले लेते थे सिंपली। यहाँ पर हम बॉडीज ले रहे हैं, तो बॉडीज का टोटल मास लेंगे और उनका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, और फिर जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते थे सेम वैसे ही कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होगा, उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एक्स सी एम हो जाएगा m1 x1। ठीक है, इसको मैं स्मॉल से लिख दिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चलो कोई नहीं, अब लिख दिया m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। ठीक है। सिमिलरली ycm लिखोगे तो हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस एंड सो ऑन प्लस nth पार्टिकल तक mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। क्लियर। सिमिलरली zcm m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। ठीक है, इस तरीके से तुम लिख लोगे, है ना। तो हमें करना क्या है, जैसे हमारे पास n पार्टिकल था, फर्स्ट बॉडी है तो उसका मैंने सेंटर ऑफ मास xcm ycm zcm निकाला, सेकेंड बॉडी है उसका x1 xcm ycm zcm निकाला, सो ऑन ऐसे nth बॉडी तक मैंने निकाले। फिर उसके बाद मैंने कंबाइंड सिस्टम का xcm लिखना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट बॉडी का मास इंटू उसका x, जैसे x कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ पहले, है ना, x कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या करूंगा, फर्स्ट बॉडी का मास इंटू उसका क्या कहते हैं एक्सीएम कोऑर्डिनेट, प्लस सेकंड बॉडी का मास इंटू उसका एक्सीएम कोऑर्डिनेट, प्लस एंड सो ऑन nth बॉडी का अपॉन टोटल मास। ठीक है, और ऐसे ही y ऐसे ही z। बेसिकली जैसे तुम पार्टिकल्स के सिस्टम ऑफ पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास देखते थे वैसा ही है, बस यहाँ पर चेंज क्या हुआ है कि बॉडी ले ली है ना, और मास में जो हम पार्टिकल का मास लेते हैं वहां हम बॉडी का टोटल मास लेंगे। जैसे रॉड रॉड और आर्क मिक्स हो सकता है, रॉड और डिस्क मिक्स हो सकता है, डिस्क और प्लेट मिक्स हो, डिस्क और रेक्टेंगुलर प्लेट मिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें समझ में आएगा तुम्हें। और इस तरीके से, तो और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मास पूरी बॉडी का लेंगे, और जैसे पार्टिकल में तो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट भी हो जाता था, बट अगर रिजिड बॉडी है या कोई, या जो भी जैसे इस तरीके के शेप, जैसे हमने कल जिन बॉडी से जैसे सेंटर ऑफ मास निकाले हैं, कोई भी रिजिड बॉडी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर अब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट ले लेंगे। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास का सेकंड बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, सो ऑन nth बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट इनटू मास अपॉन टोटल मास, तो तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड बॉडी मिल जाएगा। सिमिलरली y के लिए, सिमिलरली z के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से मैं एक चीज लिख सकता हूँ ना, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1। हाँ, r1 क्या है, ये टोटल के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, इसका r1 है, इसका r2 है, r3 है, सो ऑन, इसका rn है। r1 का मतलब, जैसे मैं r1 लिख दे रहा हूँ, r1 तुम्हारा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, सिमिलरली n तक लिख सकते हो। तो इस तरीके से बस उसी को मैंने अब वेक्टोरली लिख दिया, ये मैंने उसको कंपोनेंट वाइज लिख दिया था। तो वैसे कैलकुलेशन में हमें ये आसान पड़ता है कंपोनेंट वाइज ही करना।
क्योंकि हम जनरली हमें एक ही डायरेक्शन में मिलती है बॉडीज में सेंटर ऑफ मास, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आरसीएम वाला यूज होता नहीं है, इन तीनों में से कोई एक यूज होता है डिपेंडिंग ऑन योर रेफरेंस रेंज क्या है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और आइडिया लगेगा। ठीक है, तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस MN R N अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन MN। ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर। ठीक है, कि इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें। इसको कॉपी करके नीचे ले चलता हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास तो बना ही होगा। बाकी ये नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। इधर बीच में थोड़ा उसमें नोट्स डाल नहीं पा रहा था, बट अब इसके बाद मैं रेगुलरली कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट मतलब जो लेक्चर हो रहा है उसको सेम डे या नेक्स्ट डे मैं कोशिश करूंगा कि डाल दिया करूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, फिर मैं उस पर आगे रेगुलरली डाल दूंगा। और एक बच्चे ने और एक अच्छा सजेशन दिया था कि एक हम ग्रुप बना सकते हैं जिसमें जितने लोग इस लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं आपस में डिस्कशन वगैरह उस पर कर सकते हैं। तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप एक उसके लिए, तो यही वाला टेलीग्राम ग्रुप मेरे ख्याल से इसमें तुम लोगों को एक्सेस है। अगर नहीं है तो मैं कर दूंगा, तो तुम उसमें आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो। ठीक है, और उसी में मैं नोट्स वगैरह शेयर कर दिया करूंगा। और कोई डाउट हो तुम मुझसे भी पूछ सकते हो, मेरे को जब टाइम मिलेगा तो मैं भी उसमें रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे चार बॉडीज है, मैंने जो बताया था, एक रॉड ये, एक रॉड ये, एक रॉड ये, एक रॉड ये। ठीक है, इन चारों के पहले तो मैं सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लूँ, सबसे पहला काम। ठीक है भाई, तो एक एक बॉडी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारी फर्स्ट बॉडी है ना, ये वाली। तो ये एक्स एक्सिस पर है, L00, है ना। तो इसका L/2 सेंटर पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसका XCM, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ फर्स्ट बॉडी का। तो क्या ये L/2, 0, 0 नहीं हो जाएगा? समझे कैसे? इस रॉड का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ L है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मिड पॉइंट पर ही सेंटर ऑफ मास होगा L/2, 0, 0। क्लियर। सिमिलरली ये सेकेंड वाली का, ये जो वाई एक्सेस पर थी, 0, L/2, 0 हो जाएगा। थर्ड वाली का, जो कि यहाँ जेड एक्सेस, पॉजिटिव जेड एक्सेस में थी, इसका 0, 0, L/2 हो जाएगा। और इस वाली का 0, 0, -L/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं एक एक कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ भाई। XCM होगा तुम्हारा, मास सबके M है। ठीक है, तो M, और पहली रॉड का लिख रहा हूँ, इसका L है। सेकेंड रॉड पे आऊंगा अगर मैं, तो प्लस M। सेकेंड रॉड का XCM क्या है भाई? 0 है। सिमिलरली थर्ड रॉड का अगर मैं XCM देखूंगा तो वो भी 0 है। और फोर्थ रॉड का XCM देखूंगा तो वो भी 0 है। अपॉन टोटल मास कितना है, 4 बार M ऐड किया तो 4M है। ये तो सब हट गए, 0, 0, 0 है। तो अपना बचेगा कितना, ML/4M। और ML/4M में M और M ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना बचेगा L/4। ये आ गया XCM। ठीक है, सिमिलरली YCM पर आते हैं भाई। YCM में तुम देखोगे फर्स्ट रॉड का YCM कोऑर्डिनेट, ये ध्यान से देखना, एक बार मैं इससे दिखा देता था यार। ठीक है, फर्स्ट रॉड का YCM कोऑर्डिनेट है 0। सेकेंड रॉड का है ये सेकेंड रॉड ये थी L/2। थर्ड रॉड का है 0 और फोर्थ रॉड का है 0। तो फर्स्ट रॉड का था तुम्हारा क्या, 0। सेकेंड रॉड का था M मास था और कोऑर्डिनेट था L/2। थर्ड रॉड का भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट 0 तो मास से मल्टीप्लाई करके भी 0, और फोर्थ रॉड का भी 0। ठीक है, अपॉन टोटल मास 4M। यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ये L नहीं था, सॉरी, ये L/2 था, ये L/8 आएगा फाइनली। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, ये M और M कैंसिल आउट हो जाएगा, तो YCM भी तुम्हारा L/8 आ जाएगा। ZCM पर आते हैं भाई। ZCM में तुम देखोगे, फर्स्ट रॉड का है 0, सेकेंड रॉड का है 0, थर्ड रॉड का है L/2, और फोर्थ रॉड का है -L/2। चलो लिखते हैं इसको। फर्स्ट रॉड का था 0, सेकेंड रॉड का भी था 0, थर्ड रॉड का मास था M, कोऑर्डिनेट था L/2, और फोर्थ रॉड का मास था M, कोऑर्डिनेट था -L/2, अपॉन टोटल मास 4M। तो ये ML/2 -ML/2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। तो ZCM तुम्हारा आ जाएगा 0। तो इस तरीके से तुम किसी भी तरह की कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो। ये तो था चार रॉड्स का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सपोज तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है, एक मिनट, पहले एक्स वाई बना ले। इसको थोड़ा सीधा करते हैं यार। ये हो गया हमारा एक्स वाई एक्सेस, एक्स वाई। इसमें हमने एक बना लिया ये सर्कल।
ठीक है, इसका सेंटर अपने को इधर रखना है। यार परफेक्ट बन जाए थोड़ा सा। ठीक, ये हो गया अपना सर्कल, है ना। और इसमें एक ही है छोटा सर्कल, इसको मैं ऐसे हाथ से बना दे रहा हूँ, है ना। ये भी सर्कल ही है, ठीक है। इसका सेंटर है ये, और इसका रेडियस है R/2, ठीक है। सॉरी, R/4, R/2 होगा तब तो ये डायमीटर के बराबर हो जाएगा ना, इसका डायमीटर बड़े वाले का रेडियस के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कहाँ लिख दूँ यार, तो एक सेकेंड, इस रेडियस को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, R/4, और बड़े वाले का रेडियस है R, ठीक है। अब है क्या बेसिकली, तुम्हारे पास एक बॉडी थी इस तरीके की, और इसके ऊपर आकर के मैंने ये एक छोटी बॉडी और चिपका दी, है ना। बेसिकली वो एक बॉडी के ऊपर दूसरी छोटी बॉडी सुपर इम्पोज करी है मैंने, ठीक है, समझ रहे हो बात को। एक बड़ा सर्कल था, और उसके ऊपर एक छोटा सर्कल ले आकर के मैंने इम्पोज कर दिया, सपोज एक रोटी के ऊपर एक कॉइन रख दिया, उस टाइप की चीज है, समझ रहे हो बात को। तो ये है। तो अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है, ये दो सर्कल्स है ना। तो कैसे करोगे भाई, तो पहले वाले का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अगर मैं इसी एक्स वाई को लेकर चलता हूँ, बड़े वाले सर्कल का क्या सेंटर पर ही नहीं होगा ओरिजिन, 0,0,0, और इस छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास क्या होगा भाई, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है ना। एक्स कोऑर्डिनेट की बात है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, ये R/4 रेडियस, ये R/4, तो टोटली R/2, है ना। ये R/2, फिर यहाँ से R/4 और चले तो ये 3R/4 नहीं हो जाएगा, क्योंकि टोटल R है यहाँ से यहाँ तक, और ये R/4 हम, इसका रेडियस हो गया तो R - R/4, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा 3R/4। समझ में आया। तो ये हमने छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास लिख लिया। तो अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज कैसे करेंगे भाई, सपोज ये फर्स्ट बॉडी है, सेकंड बॉडी है, तो हम बोलेंगे देखो YCM ZCM जीरो दिख रहा है, क्योंकि देख लो सब दोनों जीरो है। XCM की केवल हमें बात करनी है, तो वो क्या होगा, पहले वाले का मास बड़े वाले का, और एक चीज और, कि इन दोनों की मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है, ठीक है, इसका भी और इस छोटे वाले का भी, है ना। तो बड़े वाले का मास कितना होगा, सिग्मा इंटू इट्स एरिया, एरिया कितना होगा इसका, पाई R², कोई डाउट होना नहीं चाहिए, इंटू इट्स सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है, XCM, प्लस छोटे वाले का भी मास पर यूनिट एरिया सिग्मा ही है, और इसका पाई, रेडियस कितना है इसका, R/4 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 3R/4, अपॉन टोटल मास कितना है भाई, सिग्मा इंटू पाई R² प्लस सिग्मा इंटू पाई R/4 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, तो ऊपर बनेगा तुम्हारा सिग्मा पाई R², प्लस इसको सॉल्व करोगे, प्लस ये बनेगा तुम्हारा कितना, एक मिनट, सॉरी, सिग्मा पाई R² नहीं, ये जीरो से मल्टीप्लाई ना, खत्म ही हो जाएगा। अरे यार, हाँ तो ये खत्म ही हो जाएगा, तो तुम्हारा ऊपर बचेगा, ये केवल ये वाला टर्म बचेगा, ये कितना है, सिग्मा पाई R² / 16 इंटू 3R/4, अपॉन नीचे क्या बचेगा, सिग्मा पाई R² प्लस सिग्मा पाई R² / 16। सॉल्व कर लो भाई, तो ऊपर बनेगा तुम्हारा सिग्मा पाई R², 3 से मल्टीप्लाई, 16 4 जा 64 इंटू R, नीचे बचेगा सिग्मा पाई R², कॉमन ले लिया तो 1 + 1/16 यानी कि 17/16। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई डाउट होना चाहिए तुम्हें। ये ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि सिग्मा पाई R² सीधे सीधे कट गया, तो ऊपर बनेगा 3R/64 इंटू 17/16, ये जाएगा 3 4 16 4 64, तो 3R/68, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो, तो ये अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी लगा दी तो कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास कैसे दिखता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और हो सकती थी भाई, ठीक है, समझाता हूँ उसको भी। सपोज ये तुम्हारा है वाई एक्सेस, ये तुम्हारा है एक्स एक्सेस, हमने एक सर्कल लिया,
सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, समझ लेना। इससे इसका सेंटर है ओरिजिन, और इसका रेडियस है आर, इसका चार मास यूनिट एरिया है सिग्मा। ठीक है, और इसमें हमने फिर वो r/4 का सर्कल अब की बार काट लिया। ठीक है, ये है सिमिलर वही वाला सर्कल है, इसका रेडियस है r/4, और इसका भी मतलब बेसिकली सिग्मा क्या है इसमें, मतलब ये पूरा पहले था। सपोज एक रोटी में से ये छोटा सा गोला हमने काट लिया है, तो अब कितनी रोटी बची है, मतलब तुम्हारा कह सकते हो कितना तुम्हारा इसमें मास बचा है, ये वाला एरिया जो शेडेड है। नॉन शेडेड वाला हमने काट लिया है इसमें से, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो बस कुछ नहीं करते। अगर कोई पार्ट रिमूव किया है, ठीक है, नोट करके इसको लिख सकते हो, इफ अ पार्ट इज रिमूव्ड, तो क्या करेंगे हम? ठीक है, सपोज बड़े वाले का मास था m1, उसका सेंटर ऑफ मास था, सपोज मैं XCM की बात कर लेता हूँ, है ना, उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट था x1। हमने छोटे वाले को रिमूव किया जिसका मास था m2, उसका सेंटर ऑफ मास था x2 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा रिमूव करने का, जो फाइनल बॉडी बनेगी m1 माइनस m2 नहीं बन जाएगा? तो इस तरीके से तुम लिख लोगे। ऐसे n पार्टिकल्स के लिए भी लिख सकते हो, अगर n पार्टिकल्स रिमूव किए हैं तो m1 x1 माइनस m2 x2 माइनस mn xn, एक पार्टिकल रिमूव किया एक पार्टिकल ऐड किया, तो इस तरीके से अगर रिमूव किया है तो ऊपर भी उसकी जगह माइनस लगा देना, और नीचे भी जहां पर टोटल मास कर रहा हो वहां पर भी माइनस हो जाएगा, है ना। बेसिकली उतना ही नेगेटिव मास ऐड किया, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना। अगर मास रिमूव किया मतलब उतना ही नेगेटिव मास की बॉडी ऐड की है, तो नेगेटिव मास वही चीज है। ठीक है, सिमिलर टाइप की चीज तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखी होगी, अगर तुम पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा तो आगे देखोगे। तो वहां पर हम ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना, दो बॉडीज की कॉम्बिनेशन की, जिसमें एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यही करते हैं। तो एक तरीके से नेगेटिव मास मान सकते हो तुम इसको, यानी कि एक m2 मास निकाला, इसका मतलब m2 का नेगेटिव मास ऐड किया। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? इसका सपोज पहले तो दोनों का सेंटर ऑफ मास फिर से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास तो तुम्हें पता ही होगा 0,0,0 है, और इसका सेंटर ऑफ मास होगा 3r/4, ऊपर भी हम कर चुके हैं, 0,0,0। ठीक है, क्लियर। अब कैसे लिखेंगे? इसका मास है ना, बड़े वाले का मास, तो वो कितना होगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका एक्सीएम है 0, माइनस ये एक्सीएम लिख रहे हैं, माइनस सिग्मा इंटू इसका मास कितना होगा, पाई r/4 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका एक्सीएम है 3r/4 अपॉन, ये माइनस कर दिया, ध्यान रखना। माइनस क्यों किया? क्योंकि ये हमने निकाला है। ठीक है, तो इस तरीके से है ना, नेगेटिव मास बेसिकली ऐड किया, वही बात होगी। अपॉन m1 माइनस m2, m1 था सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस आएगा सिग्मा इंटू में मास, इधर नीचे भी सब्ट्रैक्ट ही होगा क्योंकि टोटल मास तो घट गया ना इसको निकालने के बाद। जैसे यहाँ पर पड़ा था ऊपर से चिपकाया था, बट अब यहाँ पर घट जाएगा क्योंकि हमने निकाला है सिग्मा इंटू पाई इंटू r/4 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ऊपर ये तो जीरो हो गया पहला टर्म, नीचे फिर दूसरा बचेगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर, 3 यहाँ पे कर लो, 16 कर लो, इंटू आर अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा पाई आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 - 1/16, यानी कि 15/16 आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर काट दिया मैंने, ऊपर बचेगा -3r/16 इंटू 15/16, यानी कि -3r/15 इक्वल टू माइनस। अच्छा, एक 4 और था ना, इसको मैं मिस कर गया यहाँ पे, तो ये 64 है, 16 नहीं है, है ना, तो ये 64 बनेगा, सॉरी, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 16 4 का 64, ये बचेगा -3r/60, यानी कि -r/20, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इस तरीके से अगर हमने एक बॉडी रिमूव की है तो हम लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, सेम बॉडी में हम कुछ रिमूव और कुछ ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी करके दिखाता हूँ, फाइनल तरीका, फिर हम क्वेश्चंस पर आते हैं। ये सारे मैं स्फीयर से समझा दे रहा हूँ, ये किसी भी बॉडी के लिए तुम माइनस एक्शन है तो
किसी भी बॉडी के लिए कर सकते हो, रेगुलर शेप बॉडी का कॉम्बिनेशन। अभी आगे क्वेश्चंस में देखोगे भी तुम। हम्म। यार ये लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं बनती है? चलो ठीक है, काम चला लेना इसमें। ये है एक बड़ा सा सर्कल। ठीक है, इसका रेडियस है आर, मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें एक स्फीयर तो इधर से काट लिया। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर काटा था। ठीक है, और इधर एक दूसरा स्फीयर चिपका दिया, जैसे पहले वाले एग्जांपल में चिपकाया था, है ना, उसके ऊपर से। ठीक है, तो ये तो है ही है अपने पास मास, और ये एक और आ गया उसके ऊपर चिपका दिया। ठीक है, और ये इधर वाला काट दिया, है ना। इसका भी रेडियस r/4 है और ये सिग्मा है, और इसका भी रेडियस r/4 है और ये सिग्मा, मतलब काटा तो उसी बड़े वाले से है तो सिग्मा ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर एक चिपका दिया, एक काट दिया। तो अब सेंटर ऑफ मास का क्या होगा इस कंबाइंड बॉडी का? तो इसमें तीन बॉडी हो गई। बड़े वाले स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो 0,0,0 ही है। जो काटा है, इसका सेंटर ऑफ मास अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो 3r/4,0,0 ही है। और ये जो ऐड किया है इसका सेंटर ऑफ मास होगा -3r/4,0,0 क्लियर। XCM लिखेंगे। पहले बड़ी वाली बॉडी के लिए लिखेंगे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका मास हो गया, इंटू 0 इसका XCM, माइनस ये सेकेंड वाली बॉडी जो काटी है, इसका हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई r/4 का स्क्वायर, इसका XCM है 3r/4। फिर ये वाली बॉडी, थर्ड बॉडी तो जोड़ी है ना हमने, थर्ड वाला जो सर्कल है जो ऊपर से चिपकाया, वो हो जाएगा प्लस सिग्मा इंटू, इसका मास भी वही पाई r/4 का स्क्वायर, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है -3r/4। ठीक है, समझ में आया? ये लिखा हुआ है अपॉन टोटल मास हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा, सॉरी माइनस, क्योंकि दूसरा वाला काटा है, माइनस सिग्मा पाई r/4 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये वाला जोड़ा है, सिग्मा पाई r/4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा हमें। तो सॉल्व करते हैं, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ऊपर ये हट गया, ऊपर अपना बनेगा और ये दोनों सेम चीज, सेम वैल्यू लिखी है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर एक माइनस है, तो ये हम मैं सीधा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, -2 सिग्मा पाई r² इंटू 3/4 4 16/64, 16 इंटू 4 64 इंटू एक r और बचा, अपॉन नीचे आएगा तुम्हारा सिग्मा पाई r², बस यही बचेगा। अब सिग्मा पाई r² से सिग्मा पाई r² काट दो भाई, तो ऊपर बचेगा -6r/64। आई थिंक सही है। तो -3r/32। -6r/64, टू से काटा -3r/32, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बॉडी काटी या कोई दूसरी बॉडी ऐड करिए तो कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो, तो एक क्वेश्चन है, ये मेरे पास था एक अच्छा क्वेश्चन। तो अभी पहले बेसिक वाले करते हैं। चलो, देखो ज्यादातर ये स्फीयर वाले भी होते हैं, स्फीयर वाले होते हैं, ये हमने कर लिए। तो ये क्वेश्चन पहले मैं अपना करा रहा हूँ, फिर दो सेंगेज के है मेरे पास। तो ये क्वेश्चन सेंगेज वालों से थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, फिर सेंगेज वाले थोड़े से आसान है, तो क्योंकि आसान तो हम अभी थ्योरी में कर ही चुके हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एक करते हैं। तो एक अपने पास ट्राइंगल गिवन है ABC, इसमें पूरा एरिया पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसका मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा, ये वाली साइड की लेंथ है A। ठीक है, जो A के अपोजिट है, बी वाली के अपोजिट वाली की लेंथ है B, इसकी लेंथ है C। ठीक है, तो फाइंड सेंटर ऑफ,
तो ये जब ट्रायंगल टाइप का गिवन है ना तो अपन एक काम करते हैं, किसी एक साइड के पैरेलल हम एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस साइड के पैरेलल कुछ हाइट पर जा रहा हूँ y, और एक ऐसा dy टाइप का एलिमेंट ले ले रहा हूँ। इसकी थिकनेस हो गई dy, ठीक है। और इस पूरी लेंथ को जो इसके a के पैरेलल है, उसको मैंने बोल दिया x। तो इसका अगर मैं मास लिखना चाहूँ dm, तो वो हो जाएगा सिग्मा इंटू इट्स एरिया, सिग्मा इंटू इट्स एरिया dm, यानी कि सिग्मा इंटू एक्स dy। समझ में आया? क्योंकि x लेंथ है और dy थिकनेस है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया जैसे लिखते हैं उस तरीके से x dy, ये हो गया। अब x भी वैरी कर रहा है और y भी वैरी कर रहा है, तो अपने को x और y में एक रिलेशन पहले तो लाना पड़ेगा, ताकि हम इसको कुछ ठीक कर सकें, है ना। x और y में रिलेशन कैसे लाएं भाई? देखो, हमने एक ट्रायंगल के पैरेलल लिया इसी का। तुम एक चीज देखोगे तो ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है ये, और ये जो ट्रायंगल एबीसी है ये सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है पैरेलल के हिसाब से, ये दोनों एंगल सेम है और ये एंगल सेम है, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, है ना। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ सिमिलर ट्रायंगल में, सिमिलर ट्रायंगल तुम्हें पता ही होंगे कि जो हमारी ये एक्स एक्स अपॉन ए है, वो बराबर हो जाएगी तुम्हारी। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और थी मैं बताना भूल गया, कि ये हाइट एच है, ये भी गिवन है ना। जो एक्स अपॉन ए है, ये तुम्हारी बराबर हो जाएगी एच अपॉन एच माइनस वाई के। समझे कैसे? क्योंकि एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू एच अपॉन एच माइनस वाई, चीज हम कह सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, है ना। समझ में आई बात? चलो, एक्स अपॉन ए इक्वल टू एच अपॉन एच माइनस वाई, बस मिल गया भाई। एक्स को हम लिख सकते हैं एच अपॉन एच माइनस वाई इंटू ए। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर तुमसे थोड़ी प्रॉब्लम भी नहीं समझ में आ रही हो, तो ये तुम्हें हो सकता है तुम्हें ये मैथ की चीजें ना समझ में आ रही हो कि हमने एक्स अपॉन ए इक्वल टू एच माइनस वाई अपॉन एच कैसे लिख दिया, ठीक है। तो एक मिनट, गलत कर दिया क्या मैंने? एक्स अपॉन इक्वल टू एच माइनस वाई अपॉन एच है ना, सॉरी, एच माइनस वाई अपॉन एच है। फिर से बता देता हूँ, एक्स अपॉन ए इक्वल टू एच माइनस वाई अपॉन एच, ठीक है। ये हमने मैथ्स के उससे लिखा है, सिमिलर ट्रायंगल से। अगर इसमें तुम्हें डाउट है तो हो सकता है तुमने ट्वेल्थ मतलब अपने टेंथ में ये नहीं पढ़ा हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज आगे बहुत सारी चीजों में आता है, तो पढ़ लेना। फिर ये क्वेश्चन छोड़ देना, तुम्हारे पास और भी क्वेश्चन है ऐसे ट्रायंगल वाले, वैसे कम ही आते हैं, बट चलो कोई नहीं। तो एक्स की वैल्यू मैं रख सकता हूँ एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू ए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा अब, तो डीएम हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई, ठीक। अब मैं क्या करूँ, वही जैसे सेंटर ऑफ मास लिखते हैं इंटीग्रेट करके, तो वाई है बेसिकली डायरेक्शन, वाई सी एम मैं बोल देता हूँ, इंटीग्रेशन डीएम, और इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास क्या वाई होगा, मतलब वाई सी एम जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, वाई, ठीक है। बेसिकली इस ट्रायंगल का तुम्हें वाई सी एम ही पूछा था एक बार, मैं वो कर दूं, वाई सी ओ एम पूछा है, इसमें ये डायरेक्शन को हम वाई बोल रहे हैं, ठीक है, यही पूछा है, ठीक है। वरना फिर तीनों डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा, फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये है इंटीग्रेशन डीएम इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन डीएल, ठीक है। तो डीएम की वैल्यू मैं यहाँ से लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ये इसको लिखूंगा, इंटीग्रेशन सिग्मा एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई, और एक वाई और था, ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन डीएम करने की जरूरत नहीं है, टोटल इसका एरिया ही तो लिखना है, टोटल मास लिखना है ना। टोटल मास सिग्मा इंटू इस ट्राइंगल का एरिया लिख सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया। तो सिग्मा इंटू ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से लिख लेता हूँ ना भाई, हाफ बेस है इसका ए और हाइट है एच, समझे। बेस है ए, हाइट है एच, तो सिग्मा हाफ ए एच, ये हो गया। इसको सीधे सीधे यहाँ से लिख लेता हूँ, सिग्मा ए एच बाई, ठीक है। इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं, जब ट्राइंगल का एरिया तो हमें ऐसे ही निकालना आता है ना भाई, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं अब, कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, ठीक है। सिग्मा, फिर अंदर बचेगा दो इंटीग्रेशन बनेंगे, इंटीग्रेशन
एच बाई एच तो वन हो जाएगा, इंटू वाई डी वाई, सिग्मा वाई डी वाई बनेगा एक, दूसरा बनेगा माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर बाई एच डी वाई। ठीक है, और नीचे अपना सिग्मा ए एच बाई टू है ये, सिग्मा सिग्मा तो काट दूं, इस टू को ऊपर ले आता हूँ, तो टू इंटीग्रेशन। अच्छा, वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ दोगे एक बार देख लो, यहाँ से चालू हो रहा है जीरो से लेकर के इस साइड तक एच तक जा रहा है, तो जीरो से एच लिमिट देंगे। तो पहला बनेगा सिग्मा वाई डी वाई, इंटीग्रेशन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट दे दो जीरो से एच तक की, माइनस वन बाई एच तो बाहर ही है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई क्यूब बाई थ्री, इसको भी लिमिट दे दो जीरो से एच तक, अपॉन नीचे ए एच बचेगा, ये टू हम ऊपर ले गए तो ऑलरेडी है ना, ये हो गया। तो टू अंदर चलते हैं, एच स्क्वायर बाई टू बनेगा, माइनस वन बाई एच, अंदर एच क्यूब बाई थ्री बनेगा, ठीक है, अपॉन ए एच बनेगा, ये बनेगा टू इंटू में एच स्क्वायर बाई टू माइनस एच स्क्वायर बाई थ्री अपॉन ए एच। सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, टू सिक्स हो जाएगा, थ्री एच स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर अपॉन ए एच, ये बनेगा टू एच स्क्वायर बाई सिक्स अपॉन ए एच, थ्री हो जाएगा, एच स्क्वायर के चला जाएगा, तो एच अपॉन थ्री ए आ जाएगा तुम्हारा। सही आ रहा है, एक मिनट रुकना जरा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? अच्छा, एक जो था हमारा ये एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू ए था ना, तो यहाँ पर हम एक ए मिक्स कर गए, यहाँ पर देखो एच माइनस वाई अपॉन एच के बाद एक ए भी था ना, इस पूरे में एक ए मल्टीप्लाई होगा हर स्टेप पे, ए ए ए ए ए, तो ये ए यहाँ से ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, इसका आंसर एच बाई थ्री आएगा। ठीक है, इस तरीके से वाई सी एम निकाला, किसी भी एक साइड का तुम ऐसे पूछ सकते हो, सी के पैरेलल वाली साइड पर क्या आता है, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, पूरे ट्रायंगल का तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब एक दो क्वेश्चन एंगेज के हैं वो करते हैं, ये रोडोप पे इस पे ज्यादा इस पे क्वेश्चन है ही नहीं बेसिकली, तो इसलिए सेंगेज से मैं एक दो अच्छे क्वेश्चन लाया था। ठीक है, उनको करते हैं तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। पहले एक आसान वाला करते हैं, फिर एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक ऐसे तुम्हारे पास स्क्वायर था, ठीक है, इनिशियली क्या चल रहा है, एक स्क्वायर था, ए भाई अंत बन जाना, जिसकी साइड ऐसी कुछ थी, 4 सेंटीमीटर, या 4 मीटर बोल देता हूँ, चलो मीटर, और ये भी 4 मीटर, है ना। और एक काम, इसका एक्स वाई कैसे दिया है ये बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक्स वाई इस तरीके से दिया है, जिसमें ये तुम्हारा ओरिजिन है, और ये स्क्वायर का मिड पॉइंट भी है, बेसिकली स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास भी है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला तुम्हारा 2,0 है इस तरीके से, ये -2,0 है, ठीक है, समझ गए बात को। अब इसमें से हमने एक छोटा स्क्वायर कट किया, तो ये पूरा स्क्वायर था इस तरीके से, कहाँ गया, इस तरीके से, है ना। इसमें से हमने क्या किया, एक छोटा स्क्वायर कट किया, जिसकी साइड है 2 मीटर, और कट कैसे किया, ऐसा, ठीक है, 2 मीटर 2 मीटर, इसको हमने इसमें से कट कर दिया, इसका ये यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है, इस तरीके से। तो कट करने के बाद नया सेंटर ऑफ मास क्या होगा ये तुमसे पूछा, जैसे हमने सर्कल में सर्कल काटा था, अब स्क्वायर में स्क्वायर काट रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हें एक्स सी एम और वाई सी एम दोनों बताना है, एक्स सी एम क्या होगा, वाई सी एम क्या होगा, ठीक है, ऐसा है। तो अब जरा इनिशियल कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जब कट करने से पहले पूरे स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास ये रहा होगा, जो कि सेंटर भी है, जो कि था ओरिजिन, जिस बॉडी को कट किया है इसका सेंटर ऑफ मास इस स्क्वायर का सेंटर होगा, जो कि यहाँ से अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो ये 1 होगा,
और वाई में तो जीरो ही रहेगा, तो 1,0,0,0 बोल सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, बहुत ही इजी चीज है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बस। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि वाई सी एम फाइनली इसका भी जीरो इसका भी जीरो है, तो वाई सी एम तो तुम्हारा जीरो आ गया। एक आंसर तो तुम्हारा तुरंत आ गया। एक्स सी एम की बात करेंगे। पहले बड़े वाले का मास लेंगे, सिग्मा। सपोज सिग्मा हम अपने से मान लेते हैं, गिवन नहीं है क्वेश्चन में। और इसका मास क्या होगा इनटू इट्स एरिया, तो उस बड़े स्क्वायर का एरिया कितना है, 4 का स्क्वायर, माइनस जो छोटे को काटा है सिग्मा ही है, क्योंकि सिग्मा वही उसी को तो काटा है ना, इनटू इसका रेडियस, सॉरी इसका साइड लेंथ कितना है 2, इसका स्क्वायर, अपॉन टोटल मास, है ना। सॉरी इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया कोऑर्डिनेट से, इनटू जीरो होगा, क्योंकि इसका एक्सीएम जीरो है और इसका एक्सीएम कितना है भाई, 1 है। समझ में आया? ये मल्टीप्लाई करना होगा, एक्सीएम जीरो, इसका 1 है। ये जीरो यहाँ पे आया, ये 1 यहाँ पे आया। अपॉन टोटल मास कितना होगा, सिग्मा इंटू 4 स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि इसका बड़े वाले का सिग्मा इंटू 4 स्क्वायर था, छोटे वाले का सिग्मा इंटू 2 स्क्वायर था, उसको उसमें से काटा है जैसे हम ऊपर करके आए। तो बनेगा माइनस 4 सिग्मा, न्यूमरेटर बनेगा, नीचे बनेगा 16 सिग्मा माइनस 4 सिग्मा, तो ये बनेगा माइनस 4 सिग्मा बाई 12 सिग्मा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1/3 एक्स सी एम निकल करके आ जाएगा। तो एक्स सी एम भी निकाल दिया, वाई सी एम भी निकाल दिया भाई। तो इतने आसान क्वेश्चन है इस पे यार, इसीलिए रेडो में इसके क्वेश्चंस नहीं है। तो ये तो बस तुम्हारा एक नॉलेज के लिए है, ये एक पार्ट होगा, एडवांस क्वेश्चन में आएगा अभी तो। ठीक है, चलो एक अच्छा क्वेश्चन और इसमें है, फिर उसके बाद हम आज की क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट थी इस तरीके की। ठीक है, प्लेट थी, एक्स वाई कैसे दिया है, मैं बना दूं जरा, ये मिड पॉइंट है इसका। एक मिनट यार, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, मिड पॉइंट लगे तो। ठीक है, मिड पॉइंट अभी मैं बता रहा हूँ, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये तुम्हारी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, ये लेंथ है तुम्हारी आर, ये लेंथ भी है तुम्हारी आर, और ये लेंथ भी है तुम्हारी आर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक प्लेट थी इस तरीके की, है ना। इसमें से हमने क्या किया कि एक ऐसे आर्क काट ली। ठीक है, मतलब बेसिकली इस प्लेट में से ऐसे एक सर्कुलर सेक्शन काट लिया, सेमी सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, सेमी सर्कुलर सेक्शन, तो अब तुम्हारे पास प्लेट में एरिया बस ये वाला बचा। तो इसका तुम्हें बताना है एक्स सी एम क्या होगा, वाई सी एम क्या होगा। तो वाई सी एम अगेन दिख रहा होगा यार कि दोनों ही क्या कहते हैं, जैसे अगर ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, एक्स सी एम और वाई सी एम बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा, समझ में आ ही गया होगा। तो उसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि इस तरीके से एक प्लेट थी हमारे पास, उसमें से हमने एक सेमी सर्कुलर सेक्शन कट आउट कर लिया है। तो अब एक्स सी एम वाई सी एम बताना है। जब कट आउट नहीं किया था उससे पहले जो पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास था वो कहाँ रहा होगा भाई। देखो वाई सी एम तो यही रहा होगा, क्योंकि ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो वाई सी एम तो जीरो रहा होगा। ठीक है, इनिशियली भी। और एक्स सी एम क्या रहा होगा भाई, इसका मिड पॉइंट। तो अगर ये टोटल आर है, तो ये R/2 पर कहीं रहा होगा। यहाँ पे मार देता हूँ मैं, R/2 कॉमा जीरो इनिशियली प्लेट का। और अब आर्क का अगर मैं देखूं, तो आर्क का भी तुम्हें पता होगा, सॉरी ये प्लेट का है बेसिकली, ये हम सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। कल के लेक्चर हमने देखा था। तो वैसे तुम्हें याद होना चाहिए रिजल्ट। मेरे ख्याल से 4R/3 पाई होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार मैं चेक कर लूँ, वरना फिर फालतू का आंसर गलत हो जाएगा, है ना। एक बार, हाँ 4R/3 पाई होता है। ठीक है, चलो तो 4R/3 पाई इसका होगा, है ना। तो चलो ठीक है, तो 4R/3 पाई, तो 4/9, है ना। R/2 तो इसका आर्क का होगा यहाँ पर कहीं, चलो है ना, यहाँ पर 4R/3 पाई कॉमा जीरो। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं भाई, पहले डिस्क का पूरे प्लेट का लिखेंगे तो वो हो जाएगा, इसका पूरा एरिया लिखेंगे पहले। सपोज हम मान लेते हैं सिग्मा इसकी डेंसिटी वो थी, मास डेंसिटी अपने आप से मान लिया सिग्मा। सिग्मा इंटू प्लेट का एरिया कितना रहा होगा, लेंथ है इसकी आर, और वेट ब्रेथ, सॉरी ब्रेथ है तुम्हारी 2R, तो R इंटू 2R, सिग्मा इंटू R इंटू 2R
और इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट तुम्हारा r/2 दिया है, माइनस सिग्मा आर्क का कितना होगा रेडियस एरिया पाई, और इसका रेडियस रेडियस कितना है भाई, आर, आर ही है ना। ठीक है, वो स्मॉल और कैपिटल में कंफ्यूजन हो रहा है, वहां पे मैंने आर स्मॉल लिखा था, यहाँ पे कैपिटल दे दिया। तो इसको भी कैपिटल कर लो यार, है ना। ठीक है, इसका आर का एरिया एरिया लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है, तो इसका पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि आर रेडियस की आर के, और इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है, 4r/3 पाई अपॉन टोटल मास। ये हो जाएगा सिग्मा इंटू आर इंटू 2r माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई, सॉल्व करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल आउट, सिग्मा आर क्यूब माइनस इधर बनेगा सिग्मा इंटू में, यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा सिग्मा। यार ये आर स्मॉल आर कैपिटल आर का बड़ा चक्कर हो जा रहा है यार, सारे कैपिटल ही रखो यार, सॉरी, वरना फिर कंफ्यूजन होगा। ये कैपिटल आर सिग्मा आर क्यूब, इधर बनेगा सिग्मा आर क्यूब, मल्टीप्लीकेशन में आएगा 4, और ये टू हो जाएगा 2/3। ठीक है, अपॉन नीचे बनेगा 2 सिग्मा आर स्क्वायर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर इंटू पाई/2। ठीक है, तो ऊपर तुम कॉमन लोगे सिग्मा आर क्यूब, तो अंदर आएगा 1 - 2/3 यानी कि 1/3। ठीक है, नीचे तुम कॉमन लोगे सिग्मा आर स्क्वायर, तो अंदर आएगा 2 - पाई/2। तो सिग्मा आर स्क्वायर पूरा का पूरा चला गया, सिग्मा चला गया, ये आर बचा केवल। तो ऊपर बनेगा आर, नीचे 3 × 2 - पाई/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये बनेगा 2r/3 इंटू इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो ये बनेगा 4 - पाई। तो ये आ जाएगा तुम्हारा XCM। ठीक है, अब ICM तो जीरो था ही भाई। तो इस तरीके से तुम सेंटर ऑफ मास लिख लोगे इसका। तो इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं यार, इसमें और कुछ खास है नहीं। तो इसमें हमने सारी वैरायटी ऑलमोस्ट कवर कर ली है। पहले हमने सेंटर ऑफ मास समझा था, पहले होता क्या है। उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि उसकी नीड क्या है, कि हम इससे पहले जितनी भी मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, हम हर बॉडी को एक पार्टिकल मान करके सारी चीजें कर रहे थे, इवन वर्क एनर्जी तक। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी जहाँ हमने डिराइव किया था, मैंने तुम्हें बोला था कि इस चैप्टर में जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम डिराइव किया है, वो केवल पार्टिकल टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए है, यानी कि जिनको हम एक स्मॉल पार्टिकल की तरह मान सकते हैं। ठीक है, बट रिजिड बॉडी के लिए अभी तक हमने कुछ बात नहीं की, और सेंटर ऑफ मास हमारा रिजिड बॉडी का बेस बना रहा है एक तरीके से। अगर सेंटर ऑफ मास समझ जाओगे तो हम ये सारी बातें रिजिड बॉडी के लिए भी कर पाएंगे। तो उसकी स्टार्टिंग सपोज आज से समझ लो, तो आज से होने वाली है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होता है। देखो, पार्टिकल्स का मोशन कैसे होता है, उसकी काइनेमेटिक्स, उसकी डायनामिक्स और उसका वर्क एनर्जी सब हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे कि जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो उसके सेंटर ऑफ मास का मोशन हम किस तरीके से उसकी एनालिसिस करते हैं। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ठीक है, सपोज तुम्हारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है इस तरीके का। पहले मैं एक ऑब्जर्वर ले रहा हूँ इस तरीके का। ऑब्जर्वर तुम भी जानते हो, ऐसे XYZ एक्सिस के फॉर्म में हम लेते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास कुछ पार्टिकल्स है, ये मास इसका है m1, इसका कोऑर्डिनेट है r1 बार। एक और पार्टिकल m2, इसका कोऑर्डिनेट है r2 बार। एक और पार्टिकल है m3, इसका कोऑर्डिनेट है r3 बार। ऐसे सो ऑन, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और ये तुम्हारा nth पार्टिकल हो गया mn, जिसका कोऑर्डिनेट है rn बार। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें n पार्टिकल्स हैं। तो एक चीज तुम जानते हो कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर मैं किसी एक कोऑर्डिनेट को लिखना चाह रहा हूँ, सपोज XCM लिखना चाह रहा हूँ, सॉरी XCM क्या, मैं सीधे RCM ही लिखता हूँ। XCM YCM ZCM तुम्हें पता ही है, बात कर चुके हैं कैसे लिखते हैं। तो मैं सीधे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मैं लिखना चाहूँ R/CM, तो वो होगा तुम्हारा m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस एंड सो ऑन प्लस mn rn बार अपॉन टोटल मास, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे लिखोगे भाई, तो वेलोसिटी क्या होती है, dr/dt। तो सिंपली VCM क्या होगी भाई, d RCM/dt। क्लियर,
अब बस इसको डिफरेंशिएट करना है। तो भाई ये नीचे वाला तो पूरा कांस्टेंट है, वैसे के वैसे आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे पहले टर्म को, m1 r1 बार को, तो m1 बाहर आएगा कांस्टेंट dr1/dt। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m1 dr1/dt, लिख रहा हूँ m1 dr1 बार/dt प्लस m2 का, ऐसे सेकंड वाले टर्म को लिखोगे m2 बाहर आ जाएगा dr2 बार/dt। समझे क्यों? ये मैंने क्यों किया, मैंने न्यूमरेटर्स को मैं एक एक टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, है ना। तो पहले टर्म में m1 कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया और dr1/dt आ गया। फिर सिमिलरली सेकंड टर्म में m2 को बाहर निकाल लिया, dr2/dt आ गया। ऐसे ही करते करते मैं nth टर्म तक डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो mn dRn/dt, ठीक है, अपॉन, फिर मैं टोटल मास, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट ही है, तो अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एट सो वन प्लस mn, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा VCM बराबर होगा m1। अच्छा, dr1/dt क्या होगा? इस पार्टिकल की वेलोसिटी, सपोज ये कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा v1 बार, ये कुछ चल रहा होगा वेलोसिटी से v2 बार, ये कुछ और वेलोसिटी से चल रहा होगा v3 बार, और ये ऐसे ही nth पार्टिकल तुम्हारा कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा vn बार, है ना। तो v1 बार क्या होता है, dr1/dt। v2 क्या होता है, dr2/dt। ऐसे मतलब डिफरेंशिएट कर देते पोजीशन वेक्टर को, तुम्हें वेलोसिटी मिल जाता है। तो बस वही करना है। dr1/dt को मैंने v1 बार लिख दिया, dr2/dt को मैंने v2 बार लिख दिया, m2 v2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn vn बार अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn। तो इस तरीके से मैंने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया। फॉर्मूला क्या है, ये मतलब इसी तरीके से लिखते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। जैसे पोजीशन लिखते थे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, वैसे वेलोसिटी लिखते हो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अच्छा, एक चीज और बता दूं यहीं पे साथ साथ, है ना। ये तो आया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एक मिनट यार, स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा है? और फिर बॉक्स कर लेते हैं इसको, हाँ ये हो गया। तो ठीक है, अब जो तुम्हारा VCM है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कुछ इस टाइप का होगा, VCM x I कैप प्लस VCM y j कैप प्लस VCM z j कैप, ठीक है। और जो तुम्हारे ये हैं V1 बार, उसको मैं V1 x I कैप प्लस V1 y j कैप प्लस V1 z j कैप, ऐसा बोल सकता हूँ। V2 को मैं बोल सकता हूँ V2 x I कैप प्लस V2 y j कैप प्लस V2 z j कैप, है ना। ऐसे करते करते मैं nth पार्टिकल के वेलोसिटी को लिख सकता हूँ Vn x I कैप प्लस Vn y j कैप प्लस Vn z j कैप, ठीक है। इस तरीके से मैंने कंपोनेंट्स के फॉर्म में सारी वेलोसिटीज लिख ली। तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर दो वेक्टर्स इक्वल है ना, जैसे ये वेक्टर और ये पूरी क्वांटिटी एक वेक्टर होगी, है ना। ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है, तो अगर वी सी एम ये दोनों इक्वल है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि इनके एक्स इन इस वेक्टर और इस रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे। ये वेक्टर और इसके इस वेक्टर के रिजल्टेंट के वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे और इनके जेड कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ से क्या ये नहीं लिख सकता कि अगर मैं वी सी एम का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहा हूँ, है ना, तो मैं उसको सीधे सीधे लिख सकता हूँ m1 v1 x प्लस m2 v2 x प्लस एंड सो ऑन प्लस mn vn x, है ना। अब वो कैसे एक्स वाई जेड लेना है वो हमारी चॉइस है, रेप तो हम अपने हिसाब से चूज करते हैं अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn, है ना। सिमिलरली अगर मैं इसका y कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, तो मैं सकता हूँ m1 v1 y प्लस m2 v2 y प्लस एंड सो ऑन प्लस mn vn y अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस m, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हो गया तुम्हारा y कोऑर्डिनेट। और ऐसे ही मैं वी सी एम का z कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहूँ, तो उसको मैं लिख सकता हूँ m1 v1 z प्लस m2 v2 z प्लस एंड सो ऑन प्लस mn vn z अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट्स में भी मैं लिख सकता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए
कि जैसे हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं वैसे ही हम वेलोसिटी भी लिखते हैं, m1v1 प्लस m2v2 प्लस mnvn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस जितने भी टोटल मास है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, चलो अगली चीज पर आ जाते हैं, यहीं से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? क्या वो dv बाई dt नहीं होता है? तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख रहा है, तो हम dvcm बाई dt लिख सकते हैं इसको। और vcm तुम्हारा क्या है? ये m1v1 बार प्लस m2v2 बार प्लस तो mnvn बार और m1 प्लस m2 प्लस mn। तो जैसे हम पोजीशन से वेलोसिटी आए थे, तो अब बस वही चीज हम कर रहे हैं। अब ये वाला स्टेप मैं नहीं लिख रहा कि डी, ये चलो लिख देता हूँ। ये हो गया। और इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? m1 dv1 बार बाई dt प्लस m2 dv2 बार बाई dt प्लस एंड सो ऑन प्लस mn dvn बार बाई dt, है ना। इस तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया। और नीचे तुम्हारा टोटल मास रहेगा ही ऐसे का ऐसा, m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mn, ठीक है। तो बस अब फाइनली फॉर्मूला लिख रहा हूँ नीचे, एक मिनट। जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा निकल कर जाएगा dv1 बाई dt क्या होगा? a1 यानी कि फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन। तो m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार प्लस एंड सो ऑन ऐसे nth पार्टिकल तक चलेगा mn an बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन प्लस m1, ठीक है। तो इस तरीके से तुम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। तो हमने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अच्छा अच्छा, इसको कंपोनेंट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर जैसे तुम्हें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट लिखना है, तो सिग्मा एम आई ए आई का एक्स कंपोनेंट, जितने भी एक्सेलरेशन उनके एक्स कंपोनेंट अपॉन सिग्मा एम आई, है ना। इस तरीके से लिख सकते हो सारे सम के लिए, आई इक्वल टू 1 से n तक, है ना। आई इक्वल टू 1 से n तक। सिमिलरली ए सी एम वाई भी लिख सकते हो, और ए सी एम जेड भी लिख सकते हो, जैसे हमने ऊपर लिखा भी वेलोसिटी में, तो वो तो अपने आप से लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से तुम लिख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब जब तुमने इस तरीके से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफाइन कर लिया है, तो तुम्हारा जो भी सिस्टम हो, ठीक है, सपोज मेरे पास चार पार्टिकल का सिस्टम है इस तरीके से, इनके मासेस मैंने बोल दिया m1 m2 m3 m4, है ना, ठीक है। अब सपोज मैं बोल रहा हूँ इनिशियली ये सारे के सारे रेस्ट पर थे, है ना। अगर इनिशियली ये सारे के सारे रेस्ट पर थे, तो एक्स सी एम, या तुम सीधे सीधे आर सी एम बोल दो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, एक चीज और डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको भी कर लें फिर आते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। अब देखो हमने वेलोसिटी डिफाइन कर ली, एक्सेलरेशन डिफाइन कर लिया, पोजीशन हमें पहले से पता ही थी। अब हम डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये करेंगे तो फिर इसका तुम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वगैरह इसमें लगा सकते हो, वही। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे कि कैसे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सपोज वही फिर से लेता हूँ, इस तरीके का तुम्हारे पास एक एक्स वाई एक्सेस है, या तुम्हारा ऑब्जर्वर है, बेसिकली एक्स वाई जेड तीनों ले लिया, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, और तुम्हारे पास कुछ पार्टिकल है m1 m2 m3, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल, और सब बोल दिया mn, ठीक है। अब कुछ होता है है ना। तो सपोज ये कुछ अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, ठीक है। इसका इनिशियल, मैं इसको बोल दे रहा हूँ R1 इनिशियल, इसका पहला इसका पोजीशन वेक्टर था। R2 ऐसे लिख देते हैं, इनिशियल इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर था। इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर R3 इनिशियल था, और इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर Rn इनिशियल, ठीक है। सपोज कुछ हुआ और ये कुछ मूव करके यहाँ आ गया इस पॉइंट पर, तो अब इसका पोजीशन वेक्टर मैंने बोल दिया आर फाइनल, सॉरी R1 फाइनल बार, ठीक है। ये कहीं चला गया, इसका फाइनल पोजीशन मैंने बोल दिया R2 फाइनल बार, ठीक है।
सिमिलरली ये भी कुछ डिस्प्लेस करेगा और ये भी कुछ डिस्प्लेस करेगा, इनके R1 R3 और ऐसे NH का RN फाइनल बार। तो पोजीशन इनिशियल पोजीशन वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूँ, है ना, तो फर्स्ट पार्टिकल का था तुम्हारा R1 इनिशियल बार, सेकेंड पार्टिकल का था तुम्हारा R2 इनिशियल बार, सो ऑन। NH पार्टिकल का था तुम्हारा RN इनिशियल बार, है ना। तो बेसिकली ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखे हैं मैंने, है ना। अब मैंने इनको कुछ डिस्प्लेस किया और फाइनल पोजीशन वेक्टर इसका हो गया R1 फाइनल बार, इसका हो गया R2 फाइनल बार, सो और इसका हो गया RN फाइनल बार। समझ में आया, सबके पोजीशन वेक्टर चेंज हो गए। तो हमने क्या डिफाइन किया था, RCM क्या था, है ना, या RCM इनिशियल बोल देता हूँ मैं, ठीक है। RCM इनिशियल होगा तुम्हारा, इनिशियली अगर मैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ M1 R1 इनिशियल बार प्लस M2 R2 इनिशियल बार प्लस एंड सो ऑन, प्लस ऐसे NH पार्टिकल के लिए MN RN इनिशियल बार अपॉन टोटल मास, ठीक है। M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन ऐसे MN तक, ठीक है। और फाइनली मैं पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ सेंटर ऑफ मास का RCM फाइनल बार, तो ये हो गया M1 R2 फाइनल बार प्लस M2 R2 फाइनल बार प्लस एंड सो ऑन, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और बस मैं लिख रहा हूँ प्लस MN RN फाइनल बार अपॉन टोटल मास, ठीक है। टोटल मास हो गया तुम्हारा M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन ऐसे NH पार्टिकल के लिए MN, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब मैं अगर इस नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मैं लिखूं RCM फाइनल बार माइनस RCM इनिशियल बार, है ना। तो मैं सिंपली लिखूंगा, जब मैं देखो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो वो तो वैसा एज इट इज आ जाएगा, तो वो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ पहले ही, क्योंकि एलसीएम लोगे और डिनोमिनेटर फिर सेम आ जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन प्लस MN। तो ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब न्यूमरेटर की बात करें, तो देखो अगर मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो पहले मैं अगर M1 कॉमन लूंगा तो मेरे को अंदर मिलेगा R2 फाइनल माइनस R1, सॉरी R2, अरे कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट, ये R1 फाइनल है, ये R2 फाइनल है, ये R1 है, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिख दिया था। तो अगर मैं M1 कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा R1 फाइनल माइनस R1 इनिशियल, ठीक है। फिर इन दोनों टर्म्स आएंगे, फिर मैं बोलूंगा M2 कॉमन लिया तो R2 फाइनल माइनस R2 इनिशियल मिलेगा, तो वो ऑन ऐसे करते करते MN कॉमन लूंगा तो RN फाइनल माइनस RN इनिशियल मिलेगा। समझ में आया। मैं बेसिकली इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जो मैंने इधर एलएचएस में कर दिया है। आरएचएस में करने के लिए सबसे पहला स्टेप, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर नीचे सेम रहेगा। फिर मैं M1 कॉमन लूंगा तो R1 फाइनल माइनस R1 इनिशियल आएगा, M2 कॉमन लूंगा तो R2 फाइनल माइनस R2 इनिशियल आएगा, सो ऑन। MN कॉमन लूंगा तो RN फाइनल माइनस RN इनिशियल आएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, M1 कॉमन लूंगा तो आएगा R1 फाइनल बार माइनस R1 इनिशियल बार प्लस M2 कॉमन लूंगा तो आएगा R2 फाइनल बार माइनस R2 इनिशियल बार प्लस एंड सो ऑन ऐसे। MN कॉमन लूंगा तो आएगा RN फाइनल बार माइनस RN इनिशियल बार, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है एलएचएस में, RCM फाइनल माइनस RCN इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल तुम भी जानते हो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डेल्टा RCM लिखा है इधर, ये हो जाएगा तुम्हारा M1 R1 फाइनल माइनस R1 इनिशियल क्या होगा, डेल्टा R1 बार फर्स्ट वाले का डिस्प्लेसमेंट प्लस M2 डेल्टा R2 बार प्लस एंड सो ऑन ऐसे ही NH वाले का लिखोगे MN डेल्टा RN बार, तो इन सब का डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन MN। तो ऐसे तुम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हो, जैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह तुमने डिफाइन किया, ये भी वैसे ही आ जाएगा। M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2 प्लस एंड सो ऑन MN डेल्टा RN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस MN, ठीक है। अब जब ये कर ही दिया है तो डेल्टा XCM लिखोगे तो वो होगा M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 प्लस एंड सो ऑन प्लस MN डेल्टा XN, ठीक है। ये एक्स में कितना चेंज हुआ अगर मैं इसको वो एक वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन, जो मैं अभी हम ऊपर कर भी चुके हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए। सिमिलरली डेल्टा YCM लिखोगे तो हो जाएगा M1 डेल्टा Y1 प्लस एंड सॉरी प्लस M2 डेल्टा Y2 प्लस एंड सो ऑन ऐसे NH पार्टिकल के लिए MN डेल्टा YN
अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे सो ऑन ns पार्टिकल तक गए तो mn। ठीक है। और सिमिलरली डेल्टा जेड सी एम लिखोगे तो वो हो जाएगा m1 डेल्टा y1 सॉरी डेल्टा z1 प्लस m2 डेल्टा z2 हाँ डेल्टा z2 प्लस एंड सो ऑन प्लस nth पार्टिकल के लिए mn डेल्टा zn अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन ऐसे nth पार्टिकल का mn। ठीक है। तो इस तरीके से तुम लिख लोगे ये तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हो गया। अब तुमने क्या क्या डिफाइन कर लिया अभी तक, अब तुम बात कर लो। अगर तो हमने डिफाइन किया, देखो आर सी एम हमारे पास था ही पोजीशन वेक्टर। फिर हमने डिफाइन किया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर हमने डिफाइन किया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर हमने डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेसिकली डेल्टा आर बार ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये सारी चीजें हमने आज डिफाइन करी अभी तक। अब जब तुमने ये चीजें डिफाइन कर ली है तो अब तुम जैसे पार्टिकल मैकेनिक्स लगाते थे इन चीजों का यूज करके वो चीजें तुम कर सकते हो। ठीक है। ये तो तुम्हें पता ही है कि टी आर सी एम बाई डी टी तुम्हारा, या चलो ऐसे लिख सकता हूँ कि तुम्हारा आर सी एम बाई, अगर तुम्हें पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कहीं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगी। उसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगी, जैसे पार्टिकल के लिए करते थे। ठीक है। उसके अलावा अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो तुम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन नंबर ऑफ वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री, तीनों इक्वेशन लगा सकते हो। खुद से लिख लो। चलो मैं लिख देता हूँ। तो पहली इक्वेशन होती थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो तुम बोल सकते हो v सेंटर ऑफ मास फाइनल, या चलो एक काम करता हूँ, एक चीज मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि यू सी एम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, और वी सी एम तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ठीक है। तो तुम यहाँ पे तीनों इक्वेशन लिख लो। पहली इक्वेशन क्या बोलेगी वी सी एम इज इक्वल टू यू सी एम प्लस ए बार सी एम इंटू टी। ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा आर बार सी एम यू टी यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी चीज तुम्हारी होती थी वी सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू यू सी एम का स्क्वायर प्लस टू ए सी एम इंटू एस, या डेल्टा आर लिख दो डिस्प्लेसमेंट को। तो इस तरीके से ये तीनों इक्वेशन वैलिड हो जाएंगी अगर एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, जैसे पार्टिकल मैकेनिक्स में करते थे, बस वही चीज है। ठीक। तो ये हो गया अपना सेंटर ऑफ मास के लिए। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन में बड़ी यूज होती है। ठीक है। क्योंकि अब हम पार्टिकल्स, एग्जैक्टली पार्टिकल्स की बात तो कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। तो सपोज तुम्हारे पास ये कुछ एक ऑब्जर्वर है एक्स वाई टाइप का, मैंने ले लिया है ना। तुम्हारे पास पहला पार्टिकल था m1 जिसका पोजीशन वेक्टर था r1। ठीक है ना। दूसरा पार्टिकल था m2 जिसका पोजीशन वेक्टर था r2। चलो मैं तीन ही पार्टिकल का सिस्टम लेता हूँ इसके लिए। m3 पोजीशन वेक्टर था r3। ठीक है। इस तरीके का सिस्टम है। अब ये पूरा एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है। तो ये थे इनिशियली एट रेस्ट यानी कि u बार सी एम जीरो। ठीक है। उसके अलावा एक्सेलरेशन इन पर कोई नहीं है, मतलब नेट फोर्स जीरो है। अच्छा एक चीज और, जब तुमने ये सारी चीजें डिफाइन कर ली है, अगर मैं फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना चाहूँ, है ना, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ, तो एफ बार नेट जो होगा वो क्या, मास, टोटल मास, यानी कि जैसे इसके लिए मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं हो जाएगा, तो मैं इसको सिंपली सिग्मा m, मतलब ये हो गया, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसा कर सकता हूँ। ये ब्रैकेट क्यों लगाया, ताकि समझ जाओ कि m1 m2 ये सब नहीं करना है। ठीक है। तो सारे टोटल मास अपॉन एसीएम, टोटल मास इंटू एसीएम, इस तरीके से तुम फोर्स लिख सकते हो। अब सपोज ये तुम्हारा एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इस पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, है ना, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। ठीक है। ये बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, है ना। इस सिस्टम में इंटरनल कोई फोर्स लग सकती है। ठीक है। तो वो इंटरनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगी, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। ठीक है। तो कुछ इसमें इंटरनल फोर्सेज हुई आई इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई है, तो मैं चीज बोल सकता हूँ अगर एफ एक्सटर्नल नहीं लगाई है मैंने,
तो इसका मतलब है कि तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होना चाहिए, है ना। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें ध्यान रखना है। तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर, ठीक है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो मैं बोल सकता हूँ एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है डेल्टा आर बार सी एम। और इनिशियली तुम्हारा ये यूसीएम भी मैंने बोला था जीरो है ना। तो जीरो प्लस हाफ इंटू ये एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया टी स्क्वायर, तो जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो जाए। तो डेल्टा आर बार सी एम भी तुम्हारा जीरो हो गया, ठीक है। बट कुछ इंटरनल फोर्सेस थी जिसकी वजह से ये कुछ मूव किया। एंड सपोज इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वन से चेंज होकर के आर वन डैश हो गया। ये कुछ मूव किया, इसका पोजीशन वेक्टर आर टू डैश हो गया। और ये कुछ मूव किया, इसका पोजीशन वेक्टर आर थ्री डैश हो गया। बट हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा आर सी एम जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों मूव हुए कुछ इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुए होंगे, ठीक है। बट कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट एक्सेलरेशन नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही थी, है ना। तो इस तरीके से नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो होना चाहिए। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ डेल्टा आर सी एम इक्वल टू जीरो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एम वन आर वन डैश माइनस आर वन प्लस एम टू बार में है वेक्टर, ठीक है। आर टू बार माइनस, सॉरी आर टू डैश बार माइनस आर टू बार प्लस एम थ्री आर थ्री डैश बार माइनस आर थ्री बार अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये थ्री पार्टिकल के लिए है, कितने पार्टिकल्स का सिस्टम हो तो तुम नीचे तरफ ये जीरो करोगे, तो यहाँ से तुम्हें कुछ कंडीशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो अब क्वेश्चन देखेंगे तो तुम्हें क्लियर होगी ये चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से तुम बोल सकते हो अगर कोई नेट फोर्स एक्सटर्नली नहीं लगा रहा है तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज तुम ये बोलो, अगर यूसीएम कुछ होता नॉन जीरो, है ना, तो भी एक्सेलरेशन जीरो है, तो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते थे। तो तुम क्या बोलते कि आफ्टर टाइम टी तुम्हारा सेंटर ऑफ मास क्या मूव करता अगर यूसीएम नॉन जीरो होता तो। एक्सेलरेशन जीरो ही है क्योंकि नेट फोर्स नहीं है, ये नॉन जीरो होता। तो तुम v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाते, तो अगर कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो यूसीएम जो इनिशियली था वही फाइनल वेलोसिटी या सेंटर ऑफ मास भी होता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की हम बात करते तो हम बोलते जितनी वेलोसिटी है, सपोज ये अगर कुछ u बार होती, तो डेल्टा आर बार सी एम जो होता तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, वो होता वेलोसिटी इंटू कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये यूटी हो जाता, ठीक है। तो सारी इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह लगा लेते, फिर तुम उस तरीके से चीजें देखते, तो क्वेश्चन में कुछ भी कह सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगी, और अगर इस तरीके का ये एक स्पेशल केस होता है कि तुम्हारा अगर ये जीरो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यू भी जीरो है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन चीजों पर, काफी चीजें हम लोगों ने समझ ली। तो इसके बाद कुछ एरोडोफ के क्वेश्चन भी हैं, तो वो आज की क्लास में नहीं कर पा रहे क्योंकि आज हम कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान देंगे। इन कॉन्सेप्ट पर भी कुछ क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और बाकी फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी कुछ अच्छे क्वेश्चन है, ये मतलब ये बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, तो ये तुम्हें ज्यादा बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देंगे। एरोडोफ वाले क्वेश्चन में उतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें नहीं मिलती, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया। तो देखो ये क्वेश्चन है पहला, इसको सॉल्व करो। तो एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मैं बता। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, तो चलो और इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a projectile is fired at a speed of 100 meter per second at an angle of 37 degree above the horizontal, ठीक है। बेसिकली ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस तरीके की, और इस पर हमने एक प्रोजेक्टाइल लिया जिसको हमने कुछ 100 की स्पीड से फायर किया है, एंड एंगल क्या है तुम्हारा 37 डिग्री का, ठीक है। तो इसका मोशन कैसा होगा भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन तो अब तुम जानते ही होगे, है ना। इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करके ये आगे जा करके यहाँ गिरना चाहिए। तो सपोज ये जब अपनी मैक्सिमम हाइट पर है, अभी इसके बाद ये बोल रहा है जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर है, सपोज ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है, तो इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर ये पार्टिकल दो पार्टिकल्स में स्प्लिट होगा। एक पार्टिकल सपोज मैंने ये बना दिया, एक पार्टिकल मैंने ये बना दिया, तो ये दो पार्टिकल्स में स्प्लिट होगा। अगर टोटल का मास 4m था, तो इस पार्टिकल का 3m हो जाएगा, इस पार्टिकल का m हो जाएगा, क्योंकि 1:3 के रेशियो में टूटा है, ऐसा ये बोल रहा है। m और 3m बोल देता हूँ, टोटल मास से 4m हो जाएगा। तो 4m मास का पार्टिकल m और 3m मास के पार्टिकल में इस तरीके से स्प्लिट हो गया। अब ये कह रहा है आफ्टर एक्सप्लोजन द लाइटर पार्ट कम्स टू रेस्ट। तो ये जो m वाला पार्टिकल है ये तो रेस्ट पर आ गया, इसका मतलब ये सीधे के सीधे यहीं गिर जाएगा, रेस्ट पर आके
इसी पॉइंट पर ये गिर जाएगा। ठीक है फाइनली। तो ये यहाँ जा करके गिरेगा, है ना। एक मिनट, ये सीधे ऐसे नीचे गिर जाएगा इस पॉइंट पर, है ना। ठीक है, यहाँ गिर जाएगा। और जो तुम्हारा 3m मास वाला पार्टिकल है ये कुछ आगे जा करके गिरेगा। तो अब ये पूछ रहा है ये 3m मास वाला पार्टिकल तुम्हारा कितनी दूर गिरेगा स्टार्टिंग पॉइंट से। सपोज स्टार्टिंग पॉइंट को मैं ओरिजिन बोल देता हूँ, फिर ओरिजिन, है ना। ठीक है, ये एक्स वाई मैंने ऐसे मान लिया। तो फाइनली एक चीज तुम्हें पता होगा, सपोज ये दोनों पार्टिकल है, तो फाइनली वाई कोऑर्डिनेट तो सारे पार्टिकल्स के जीरो ही होने वाले हैं, है ना। तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब अगर मैं ऐसा बोलूँ, एक चीज तो तुम्हें समझ में आ ही रही होगी कि देखो सेंटर ऑफ मास, अगर ये पार्टिकल टूटा ना होता, ये ऐसे कैसा गिरता, तो ये दोनों यहाँ आकर के गिरते। बट अब क्या हुआ है कि जो है एक लाइटर पार्टिकल इधर गिर गया है और हैवियर पार्टिकल इधर गिरा है। बट अगर मैं इस पूरे पार्टिकल को एक सिस्टम मान रहा हूँ, तो क्या इसके टूटने में कोई हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है? नहीं, इंटरनल फोर्स की वजह से ये टूटा है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो नेट एक्सिलरेशन जीरो होगा। ठीक है। और एक चीज तुम बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास जहां गिरना चाहिए था वहीं गिरेगा फिर, है ना, जैसा नॉर्मली गिरना चाहिए था, क्योंकि उसके मोशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा फिर। सेंटर ऑफ मास के मोशन में डिफरेंस तब आता जब सेंटर ऑफ मास पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते। तो नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन आता, तो हम कुछ चेंज आती। बट सेंटर ऑफ मास फिर यहीं गिरेगा। ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखो, एम मास वाला पार्टिकल यहाँ गिर गया फाइनली, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तुम्हारी यही होगी फाइनली। तो 3m वाला पार्टिकल क्या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? अगर 3m वाला पार्टिकल इधर होगा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। तो 3m वाला पार्टिकल कुछ आगे ही गिरेगा। ठीक है। तो 3m वाला पार्टिकल सपोज यहाँ से कुछ आगे गया और जाकर के यहाँ कहीं गिर गया। ठीक है, 3m वाला पार्टिकल, है ना। तो अब ये जो, सॉरी इसको मैं येलो से ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ गिर गया 3m वाला पार्टिकल। तो अब बस पकड़ने वाला पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस m पार्टिकल और 3m पार्टिकल का जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल था, जो पहले यहाँ पर एक साथ ही था, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और ये पार्टिकल यहाँ है, ये पार्टिकल यहाँ है। तो मुझे बताना है कि ये 3m वाला पार्टिकल अपने ओरिजिन से कितनी दूर पर गिरा है। चलो उस पर भी आते हैं। पहले ये बताओ, अगर नॉर्मली जाता तो ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट तुम बता सकते हो क्या? तो सेंटर ऑफ मास जो है वो नॉर्मली रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हो जाता। ठीक है, मैं आर सेंटर ऑफ मास बोल रहा हूँ बेसिकली, या एक्स सेंटर ऑफ मास बोल लो, क्योंकि वाई में तो तीनों जीरो है ना। तो वाई, अगर मैं पार्टिकल को पार्टिकल वन बोल रहा हूँ, पार्टिकल को पार्टिकल टू बोल रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ वाई वन फाइनल और वाई टू का फाइनल कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वाई सी एम का फाइनल कोऑर्डिनेट, जो कि जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। एक्स सी एम की अब हम केवल बात कर रहे हैं। तो अगर फाइनली सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो रेंज है ना, ये चीज समझ में आ रही है, ये यहाँ पर गिरता। तो रेंज की वैल्यू मैं सीधे लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है। तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है ये, तो प्रोजेक्टाइल के हिसाब से अगर तुम निकालोगे तो यू था तुम्हारा 100, मैं सकता हूँ 100 का स्क्वायर, है ना, इंटू साइन टू थीटा, साइन 37 डिग्री का डबल, है ना। तो साइन टू थीटा 37 का अपने को पता होता है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ये यूज कर लेता हूँ, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ले लेता हूँ। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि आपको साइन कॉस 37 का पता है, 37 का डबल कर लोगे तो 74 हो जाएगा। 74 का हमें नहीं पता, तो हम ये यूज कर लेते हैं भाई, जी है सॉरी, है ना, जी। ठीक है, और जी की वैल्यू 10 कंसीडर कर लेना। ठीक है, ये मैं बोलना भूल गया था, यहाँ पे लिख लो जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो। तो टू, और यू की वैल्यू थी 100, है ना, 100 × 100 इंटू साइन 37। साइन 37 होगा तुम्हारा 3/5, कॉस 37 होगा तुम्हारा 4/5। ये तुम्हें पता होना चाहिए वैसे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत यूज आता है। और जी तुम्हारा 10। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो तुम्हारा ये आएगा 5 20 100, इसको मैंने कर दिया 2। ठीक है, फिर ये अगेन 20, ये आएगा तुम्हारा 2 × 20 × 12 इंटू टू, एट इंटू ये 2 22 और 12, इन दोनों में से। ठीक है, ये आएगा। तो ये तुम्हारा आएगा कुल मिला करके, पूरा इसको सॉल्व करोगे तो 960 निकल करके आएगा। सॉल्व कर लो, 24
यार इंटू द 40 इंटू द 80 12 या 96 है ना, तो ये बेसिकली यहाँ लिख देता हूँ 12 इंटू 80 आता है 12 या 96, तो 960 मीटर ये तुम्हारी रेंज आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है 960 मीटर, है ना। और ये जहां पर गिरे ये मैक्सिमम हाइट का कोऑर्डिनेट था, तो ये कोऑर्डिनेट तुम बोल सकते हो r/2 है। तो इसको मैं सिंपली 960/2 अगर बोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा, है ना। तो अब मैं जरा सिचुएशन को यहाँ बता रहा हूँ। तो m मास का पार्टिकल जो है वो 480 वाले कोऑर्डिनेट पर है, x कोऑर्डिनेट उसका 480 है। जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है ना, उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है 960। एंड सपोज इसका कुछ और है, ठीक है, इसका कुछ होगा, ये 3m वाला पार्टिकल है जिसको हमें निकालना भी है। तो बस कुछ नहीं करना है, ये डिस्टेंस कितना है भाई, 480, 960 माइनस 480, ये 480 है। और इस डिस्टेंस को सपोज मैंने बोल दिया x, ठीक है। कुछ नहीं करना, सेंटर ऑफ मास से m1r1 इक्वल टू m2r2 लगा दो, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी। तो पहले पार्टिकल का मास है m, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में बताइए, इसका डिस्टेंस कितना है, सेंटर ऑफ मास है 480, इज इक्वल टू सेकेंड पार्टिकल का मास है 3m, और इसका डिस्टेंस कितना है भाई, x, सेंटर ऑफ मास से। ये हो गया। यहाँ से लिखोगे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 480/3, यानी कि 160 मीटर, है ना। तो अब तुम ध्यान से देखो, x हमने इस डिस्टेंस को बोला, सेंटर ऑफ मास है 3m वाले पार्टिकल को। तो अगर ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा 960 है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, 960 प्लस x। तो 960 आए, पहले यहाँ से आता 960 आए, फिर x और गए, तो हम यहाँ पहुंच गए। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 960 प्लस x, है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट जो तुमसे पूछ भी रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 960 प्लस एक्स। डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट जो है वो 960 प्लस एक्स आएगा, यानी कि 960 प्लस 160 मीटर, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 1120 मीटर। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तुम खुद से ट्राई करो पहले पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है टू बॉल्स विद मासेस m1 इक्वल टू 3 kg, m2 इक्वल टू 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी v1 v2 5 दिया हुआ है, ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास 3 सेकंड बिफोर द कॉलिजन। अच्छा, अगर मैं m1 और m2 को एक सिस्टम मानूं, है ना, तो इनके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो जीरो ही है। नहीं सॉरी, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट, इन पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जरा मैं इस v1 को रिजॉल्व कर लूँ क्या, यही क्वेश्चन नहीं कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आएगा v1 cos 37, cos 37 होता है तुम्हारा 4/5, और e1 5 था, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5, यानी कि 4। और ये वाला हो जाएगा 5 इंटू 3/5, यानी कि 3। ठीक है, तो मैं v1 को लिख सकता हूँ इसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखूँ, तो -4 i कैप माइनस 3 j कैप, और v2 तो तुम्हारा दिया ही हुआ है, कितना है वो, 5 i कैप, सॉरी 5 j कैप, आई में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन सेंटर ऑफ मास का अगर मैं वेलोसिटी लिखना चाहूँ, vcm लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है भाई, m1 m2 m1 3 kg है और m2 5 kg है, तो m1 की वैल्यू मैंने यहाँ से लिखी 3, v1 की वैल्यू मैं लिखूंगा -4i माइनस 3j। अच्छा, अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो ये कन्वेंशन याद रखो, मैं थोड़ा इस तरीके से यूज करता हूँ। ये आई कैप जे कैप बार बार लिखना मेरे को पसंद नहीं है, क्वेश्चन जल्दी करने होते हैं हमें एग्जाम में, तो हम उस पर ध्यान देंगे, कोई हमें बोर्ड का एग्जाम नहीं लिख रहा है कि हमें एकदम एग्जैक्टली दिखाना है। तो -4i माइनस 4j, यहाँ पे भी ये वेक्टर इस तरीके से आई जे कैप के इस तरीके से लिखा रहता है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ -4 - 3। अगर 3D में होता तो -4 - 3, और जो जेड कोऑर्डिनेट होता उसको मैं ले लेता। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है अभी, इस तरीके से मैं इसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ। तो v1 बार को -4 i कैप को -3j, -4 i कैप -3j कैप को मैं अपने कन्वेंशन में -4 - 3 ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है,
तो ये मेरा तरीका है ताकि जल्दी क्वेश्चन हो सके, ठीक है। फिर M2 मास था तुम्हारा 5, है ना। ये समझ जाना कि वेक्टर लिखा है, इसका मतलब है -4 आई कैप -3 जे कैप। और V2 की वैल्यू है 0,5, क्योंकि आई कैप 0 है और जे कैप तुम्हारा 5 है, अपॉन M1 + M2। M1 + M2 कितना होगा, 3 + 5, ठीक है भाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -12 और -9 प्लस 0,25 अपॉन 8। तो ये आएगा तुम्हारा -12, 25 - 9 16/8, यानी कि आएगा कितना, ये 8 से डिवाइड करोगे तो -1.5, 2। तो V/CM जो तुम्हारा आएगा कोलिजन से पहले वो होगा -1.5 आई कैप +2 जे कैप, ठीक है। देखो कितना जल्दी हो गया, वरना बार बार आई जे लिखने का क्या फायदा, फाइनल आंसर में लिख दो इस तरीके से। तो ये आ गया, ये पार्ट हो गया। अब ये बोल रहा है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताओ आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ कोलिजन, और कोलिजन होगा ओरिजिन पे। तो जब ये दोनों आकर के लड़ेंगे यहाँ ओरिजिन पे, तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो क्या होगा, दोनों पार्टिकल ओरिजिन पर ही है, तो सेंटर ऑफ मास भी ओरिजिन हो जाएगा। तो तुम लिख सकते हो सेकंड पार्ट के लिए, एट द टाइम ऑफ कोलिजन जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0 आई कैप + 0 कैप जे कैप, यानी कि मैं इसको ऐसे 0,0 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। तुमसे पूछ रहा है कि आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ कोलिजन तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या होगा। सपोज वो आर फाइनल बार होगा, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, R⁻और CM, ये ओरिजिन जो है, मतलब जो इस समय इनिशियली था 0,0 प्लस V⁻(CM) जो कि चेंज नहीं हो रही क्योंकि नेट एक्सेलरेशन 0 है। तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट यही रहेगा, V⁻CM इंटू टाइम टी, है ना। और टी क्या, टी इंटू 2 कर दो ना, तो टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो V⁻(CM) तुम्हारा क्या था, -1.5,2, जो कि ऐसे मैं इसको ऐसे लिख दूँ -1.5,2, ठीक है। या आई कैप जे कैप नहीं लिख रहा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपली -3,4। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट जो तुम्हारा है आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ कोलिजन वो तुम्हारा ये हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख लेंगे इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको तुम ट्राई करो, पहले पॉज करके खुद से, फिर मैं बताता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है यार, इस क्वेश्चन में मेरे को सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बताना है, बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड बताना है, ध्यान से देखो तो वेक्टर इसमें कोई ऑब्जर्वर पहले से दिया नहीं है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। एक चीज बताओ, ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल क्या 90 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो मैं अपना ऑब्जर्वर सीधे सीधे यही मानता हूँ, बहुत बढ़िया। मैं इस डायरेक्शन को सपोज बोल दे रहा हूँ कुछ, इन दोनों डायरेक्शन को मेरे को नाम देने हैं। इसको मैं बोल दे रहा हूँ जे कैप, या ऐसे बोल देता हूँ ना, चलो ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। तो इधर की डायरेक्शन हो गई आई कैप, इधर की डायरेक्शन हो गई जे कैप, ठीक है। अब इन दोनों के एक्सेलरेशन वो तो तुम जानते ही हो पहले से, कैसे लिखे जाते हैं। अगर इसके फोर्स से रिजॉल्व करूंगा तो इस डायरेक्शन में, इन दोनों में ही जो वेज के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है, इन दोनों में तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। और वो कितना होगा, नेट फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ है नहीं, तो नेट फोर्स होगा तुम्हारा mg sin 30 डिग्री। ये सिंपली g sin 30 डिग्री नहीं हो जाएगा। और इसका एक्सेलरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये mg sin 60 डिग्री बाई एम, यानी कि g sin 60 डिग्री में लिख सकता हूँ। क्लियर। तो फर्स्ट पार्टिकल जो है ना, इसका अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूँ A1 बार, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एक्स डायरेक्शन में g sin 30 डिग्री आई कैप। sin 30 कितना होता है, हाफ, तो g/2 आई कैप बोल सकता हूँ इसको। सेकेंड पार्टिकल जो है, इसके एक्सेलरेशन को मैंने सपोज A2 बार बोल दिया, तो इसको मैं g sin 60 जे कैप बोल सकता हूँ, यानी कि g√3/2 जे कैप, ठीक है भाई। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में अगर लिखना चाहूँ, मैं लिखूंगा m1 A1 बार प्लस m2 A2 बार अपॉन m1 + m2।
फर्स्ट वाले का मास और सेकंड वाले का मास, दोनों का मास m बोल रहा है, इक्वल मास m। तो मैं लिख सकता हूँ m, फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन कितना है, g/2 i कैप, प्लस सेकेंड इसको लिखूंगा m g√3/2 j कैप अपॉन m1 + m2, 2m हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। m m m तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा g/4 i कैप प्लस g√3/4 j कैप। ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस इसका मैग्नीट्यूड पूछा था। तुम कुछ और लोगे तो ये कुछ और आएगा, तुम्हारा ऑब्जर्वर अगर कुछ और हुआ तो ये एक्सेलरेशन कुछ और आएगा, ठीक है। तुम कभी ट्राई करना, अगर तुम इस तरीके का कुछ ऑब्जर्वर तुमने गलती से ले लिया तो सॉल्व ही नहीं होगा, कुछ बहुत मुश्किल से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर अपने हिसाब से चूज करना है, तो देखो कहाँ पर बेस्ट चूज कर सकते हो। ये हो गया, बस इसका मैग्नीट्यूड पूछा था। उससे कुछ और बहुत कॉम्प्लेक्स सा ये एसीएम आएगा, बट उसका मैग्नीट्यूड यही आएगा जो तुम्हारा इस ऑब्जर्वर से आ रहा है। तो वो कितना हो जाएगा, √g/4 का स्क्वायर प्लस g√3/4 का स्क्वायर। तो √g/4 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि 3। तो मैं इसको g/4 तो मैं सीधे सीधे बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा √4 यानी कि g × 2/4 यानी कि g/2 ही आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बस यही करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको ट्राई करो पहले पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। चलो आओ देखते हैं। ये बोल रहा है पुली फिक्स टू सीलिंग कैरिड अ थ्रेड विद बॉडीज m1 and m2 attached to its ends, the masses of the pulleys are given m2 m1, ठीक है, गिवन है इस तरीके से। और फाइनली m2 भारी है इसलिए नेट एक्सेलरेशन इसका a आ रहा है नीचे की तरफ पूरे सिस्टम का। इससे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो सपोज m2 का एक्सेलरेशन जो है ना, चल, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले हम लिखने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा क्या होगा, m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार अपॉन m1 + m2। और अगर मैं ऐसे देखूं तो ये एक ही डायरेक्शन में सारा सारा मोशन हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल मोशन है ना। तो इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ m1, इसका एक्सेलरेशन कितना है -a प्लस m2, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया नीचे की डायरेक्शन को। a2 का एक्सेलरेशन कितना है a अपॉन m1 + m2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, m2 - m1 इंटू a अपॉन m1 + m2। और क्या ये आंसर है, नहीं, क्योंकि अपने को ये ए गिवन नहीं है, ये अपन ने माना हुआ है, ठीक है। जो इसमें बुक में जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया वहां पर ऑलरेडी फिगर में था। नहीं होता तो तुम ऐसे ही करते, किसी एक को हैवी मान के और ए मानते, इस तरीके से लिखते। अब इस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यार वो तो तुम्हारा एनएलएम का क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूँ, ये दोनों ब्लॉक और विद थ्रेड, है ना, दोनों ब्लॉक को विद थ्रेड में एक सिस्टम मान लूँ, तो ये इसमें जो यहाँ पर टेंशन है और जो यहाँ पर टेंशन है, दोनों टेंशन तो इंटरनल हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, इसका ग्रेविटी यानी कि m2g, है ना, m2g, और इसका ग्रेविटी m1g, है ना। ये जो टेंशन है वो इंटरनल हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, m2g - m1g, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव बोला है। ये नेट एक्सेलरेशन, सॉरी नेट फोर्स हो गया तुम्हारे पूरे सिस्टम पर। और वो किसके बराबर होना चाहिए, अ, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हमने नीचे की तरफ ए माना है, तो ए इंटू टोटल मास कितना है m1 + m2। तो ए की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे जी कॉमन लिया, जी इंटू एम है m2 - m1 अपॉन m1 + m2। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा m2 - m1 अपॉन m1 + m2 इंटू ए की ये वाली वैल्यू यहाँ पर हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m2 - m1 अपॉन m1 + m2 इंटू ए की वैल्यू में रखूंगा m2 - m1 अपॉन m1 + m2 इंटू जी। ये हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा, जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा था वो हो जाएगा m2 - m1 अपॉन m1 + m2, इस पूरी चीज का होल स्क्वायर इंटू जी। हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इतना सिंपल था ये, ठीक है।
हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये अब आया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन। तो इसको पहले पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। फिर मैं इसको तुम्हें खुद करके दिखाऊंगा। और इस तरह के सारे क्वेश्चंस तुम इसी तरीके से करोगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे एडवांस में तो शायद ही आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, जेई मेन में आते हैं। देख लो एक बार। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें बोल रहा है टू मेन ए एंड बी आर स्टैंडिंग ऑन द एंड ऑफ अ प्लैंक। द प्लैंक इज रेस्टिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट एंड masses आर शोन इन फिगर। ठीक है, ये हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक बताना है। दो केसेस है, अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ए और बी अपनी पोजीशन चेंज कर लें। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या होती है ना, कि मैं फिगर को पहले नीचे ले रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने फिगर में बेटर समझा पाऊंगा। एक मिनट यार। फिगर को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ पहले, तो तुम अच्छे से समझा पाऊंगा। तो होगा क्या, लेट सपोज मैं इस वाली लोकेशन को, जहाँ पर ये तुम्हारा प्लैंक है, इसको ओरिजिन मान लेता हूँ। और ऐसे मैंने अपना ये एक्सेस ये डिफाइन कर लिया। ठीक है। तो ये कह रहा है कि क्या कहते हैं, ये जो ए वाला आदमी है ये बी की पोजीशन पे चला जाए और बी ए की पोजीशन पे चला जाए, तो इसमें प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट होगा क्यों। अगर मैं इस प्लैंक और इन दोनों मैन ए बी और इस प्लैंक, इस पूरे को मैं एक सिस्टम मानता हूँ, तो इस पूरे सिस्टम का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अगर मैं बोलूँ तो यूसीएम बेसिकली। इनके सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। ठीक है। और एक्सेलरेशन भी इस पर जीरो होगा, क्योंकि कोई नेट फोर्स एक्सटर्नल हमने लगाया नहीं है। तो तुम्हारा डेल्टा आर बार सी एम जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, वो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो वो भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है। अब बात क्या है, तो इसको जीरो होने के लिए हम मान लेते हैं कि इस प्लैंक ने कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट इस प्लैंक का हुआ। ठीक है। इस प्लैंक का लेट सपोज कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है। अगर एक्स जीरो आ गया तो मतलब प्लैंक डिस्प्लेस नहीं हुआ होगा। ठीक है। तो ये हो गया, हमने कुछ राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हुए एक्स डिस्प्लेसमेंट इसका मान लिया है। तो अब ये बोल रहा है कि ये आदमी यहाँ तक चला जाए, है ना, ये आदमी इस प्लैंक के इस एंड पर पहुंच जाए। तो ये कितना चला होगा भाई, ये चला होगा इस प्लैंक को पूरा पार करने के लिए 10। बट इसकी पोजीशन क्या होगी भाई, 10 तो ये प्लैंक पर चला, पर प्लैंक खुद वहां से कुछ एक्स आगे बढ़ चुका है, तो ये आदमी यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसकी पोजीशन होगी 10 प्लस एक्स, तो 10 तो ये चलेगा विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, और प्लैंक खुद एक्स चल चुका है। तो इसकी, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के पास मतलब ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो ये कितना चल गया भाई, 10 प्लस एक्स, है ना। तो पहले वाला कितना चल गया, अगर मैं डेल्टा आर वन बार बोलूं, ये कितना चल गया भाई पहला आदमी, 40, सॉरी 40 नहीं, प्लैंक की लेंथ कितनी है, 10 मीटर गिवन है ना, 10 प्लस एक्स। फिर तुम्हारा जो दूसरा आदमी है, सेकंड मैन, या मैं इसको बेसिकली ये लिखना चाह रहा हूँ, ये तुम्हारा फाइनल कोऑर्डिनेट है। ठीक है, फाइनल कोऑर्डिनेट है। है ना। जैसे यहाँ पर फाइनल कोऑर्डिनेट और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, क्योंकि इनिशियल कोऑर्डिनेट तुम्हारा जीरो है। ठीक है। फिर तुम्हारा ये जो सेकंड वाला आदमी है ना, ये मैंने फर्स्ट वाले के लिए लिखा है। ठीक है। जो सेकंड वाला आदमी है, इसने क्या किया है भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर तुम देखोगे, तो ये कितना हुआ है, ये पहले यहाँ तक मतलब इसको बेसिकली प्लैंक के इस एंड पर आना है, तो कितना आना है, -10 आना है, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसको -10 आना है, बट प्लैंक तो एक्स आगे बढ़ गया, तो इसका फाइनल कोऑर्डिनेट ओरिजिन ना होकर के कुछ और आगे होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो जिस पोजीशन पे ये इनिशियली था, वहां से ये 10 वापस आया, है ना, और एक्स आगे बढ़ा। ठीक है। इसका ये था। और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूँ, जिसको डेल्टा आर थ्री बोल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो तुम्हारा सिंपली एक्स है। तो बस डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो होना है, ये चीज अप्लाई कर देते हैं। तो डेल्टा आर बार सी एम कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा आर बार सी एम जो तुम्हारा होता है वो होता है m1 डेल्टा आर वन बार प्लस m2 डेल्टा आर टू बार प्लस इस केस में m3 डेल्टा आर थ्री बार अपॉन
m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो नॉन जीरो है, सिंपली न्यूमरेटर को जीरो करना है। तो न्यूमरेटर अगर मैं लिखना चाहूँ तो m1 कितना दिया हुआ है भाई, 40 kg। तो 40, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, 10 प्लस एक्स, है ना, प्लस m2 कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 50 kg, और इसका डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा था -10 प्लस एक्स, प्लस प्लैंक का मास भी दिया है तुम्हें कितना, 10 kg, 10, और इसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स, और ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा जीरो के बराबर। इसको सॉल्व करोगे तो मैं सारे इनको एक साथ ले लेता हूँ, तो -100 आएगा, और एक्स का तुम्हारा आएगा कितना, 50 + 40 + 10, 100x इज इक्वल टू 0। यहाँ से तुम्हें एक्स की वैल्यू 1 मिल जाएगी, मतलब प्लैंक कितना डिस्प्लेस हुआ है, 1 मीटर, तो 1 मीटर डिस्प्लेस किया। अगर मैं अभी तुमसे इन सबके फाइनल कोऑर्डिनेट्स पूछूं तो कितना आएंगे भाई, है ना, फाइनल कोऑर्डिनेट पूछूं तो प्लैंक का कोऑर्डिनेट अब जो है, मतलब जो भी था उससे आगे बढ़ जाएगा। इन दोनों के मैं फाइनल कोऑर्डिनेट पूछूं तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है, तो ये आदमी कितना गया, ये वैसे यहाँ तक जाता, बट एक ये एक्स यानी कि 1 मीटर और आगे गया है, तो ये बेसिकली यहाँ से 11 मीटर आगे पहुंच चुका है ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से। ये वाला आदमी वैसे यहाँ पे -10 आता तो जीरो आता, बट प्लैंक के साथ ये 1 मीटर आगे बढ़ गया है, तो ये यहाँ से 1 मीटर आगे पर है, तो इसका फाइनल कोऑर्डिनेट है 1, और इसका फाइनल कोऑर्डिनेट है 11, तो ये भी तुम बता सकते हो। ठीक है, तो ये पूछा नहीं था, पर इसको भी ऐसे कर सकते हो। इस तरीके के प्लान के क्वेश्चन तुम ऐसे ही करोगे, क्योंकि जब ये लिखा है ना कि ये आदमी इधर पहुंच गया, ये आदमी उधर पहुंच गया, या दोनों कहीं और बीच में पहुंच गए, या कुछ भी हो गया, तो उन सब केसेस में विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक वो बोल रहा होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, अगर वो ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से बोल रहा है तो कुछ और होगा, तो वो क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वैसे ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से जनरली होता नहीं है, जनरली ऐसा ही होता है कि प्लैंक में इधर उधर पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम उसके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे। तो डिस्प्लेसमेंट लिखते वक्त बस तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है कि ये विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक भी, जो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा, जो अगर ये ऐसा बोल रहा है कि इधर पहुंचा है तो ये विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक पहुंचा है, तो इसका अगर मैं ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो मुझे प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें ये बोलता कि ये दोनों, थोड़ा और बेटर क्वेश्चन हो सकता था कि ये दोनों इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर पहुंच गए हैं। ठीक है, वो कहीं होता सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो तो ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से लिखते हैं, ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पर पहुंच गए हैं, ऐसा मैं अगर बोलता, तब तुम प्लान का डिस्प्लेसमेंट ऐड नहीं करते। बट उस चीज में मत जाओ, उससे कंफ्यूज हो जाओगे, उतना उस तरीके की चीजें आती नहीं है। ठीक है, तुम यही ध्यान रखो कि अगर ये अपनी लोकेशन चेंज करने को बोल रहा है, या कुछ भी कहीं पर भी जाने को बोल रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक बोल रहा है, तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स है तो उस डिस्प्लेसमेंट के साथ तुम्हें प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। बोल रहा है बोथ ए एंड बी मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड फाइनली मीट एट द मिडल ऑफ द प्लैंक। ठीक है भाई, फिर से फिगर बना देता हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चले, है ना, और मिडल ऑफ प्लैंक पे मिल गए। फिर वही ओरिजिन में वैसे ही ले रहा हूँ। ठीक है, ये वाई एक्सेस है, तो अब ये है ये एक्सेस। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट है, ए वाले का R1 बार, डेल्टा R1 बार जो है, उसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ, ये कितना गया होगा, प्लैंक के मिड पे जाने के लिए इसको 5 चलना है, 5, बट प्लैंक मैंने माना कुछ एक्स चल लिया है, तो 5 + x। ठीक है, बी वाले का अगर मैं लिखना चाहूँ डेल्टा R2 बार, तो इसको वापस आना पड़ता है -5, बट प्लैंक चल लिया एक्स। और सी प्लैंक का अगर मैं लिखना चाहूँ, मतलब प्लैंक का, तो डेल्टा R3 बार हो जाएगा सिंपली एक्स, है ना। इस एक्स की वैल्यू निकाल लिए, सॉल्व करते हैं, है ना। एक पेज ऐड करना पड़ेगा यार, जो भी वर्क कर लेता है। ठीक है, ये हो गया, सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा R CM बार तुम्हारा 0 होना चाहिए, बस वही, टोटल मास तो नीचे 0 आई। तो पहले वाले का मास कितना है भाई, 40 kgs, तो मैं बोल सकता हूँ 40 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट 5 + x, प्लस दूसरे वाले का मास 50, इसका डिस्प्लेसमेंट -5 + x, प्लस प्लैंक का मास तुम्हारा 10, इसका डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे टोटल मास आता, अपन टोटल मास 100 कर दो, ये 100 तो नॉन जीरो भाई। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा कितना, 40 × 5, 200, प्लस -250, इससे आता तो -50 + 100x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाती हाफ, तो हाफ मीटर प्लैंक आगे बढ़ा होगा, तो ये तुम्हारा इस केस में आंसर होगा। इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो यही सब है। अब एक ये क्वेश्चन है, ये एक तरीके का बोनस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है इस सारी चीजों का
क्या कहते हैं, जितनी भी आज हमने पढ़ी है ये, और इसके अलावा इसमें काफी सारी चीजें और है, वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह भी लगेगा। वर्क एनर्जी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं तुम्हारा, मतलब काफी चीजें इसमें रिवाइज हो जाएंगी। तो ये वैसे तुम रिवीजन के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, आगे जब तुम इस टॉपिक को रिवाइज करना चाहो तो ये जितना आज मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, ये सारा इसमें तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये तुम कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ तुम खुद से टाइम दो और अच्छे से इसको ट्राई करो, कोशिश करो करने की। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इसको तुम खुद से ट्राई करो, और इसके आंसर्स तो मेरे को कमेंट कर देना। ये ABCD ऐसे करके तुम कमेंट कर सकते हो अगर तुम्हारा आंसर आ जाता है तो। और इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुमसे हो जाएगा, बट इसको मैं चाहता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, तुम खुद से एक बार इसको अच्छे से ट्राई करो। तो पूरा एफर्ट इसमें लगाना, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है यार, आई होप आज तुम्हें जितना समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो एक चीज और यार, कि मैं सोच रहा हूँ कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस वगैरह डालने की चैनल पे, मतलब तुम लोग को किस तरह की चीजों पर गाइडेंस चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें किस किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, ये तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि मुझे एक आइडिया लग सके कि तुम लोग को किस तरह की वीडियो इस टाइम पर हेल्पफुल होंगे। तो वो मैं तुम्हारे लिए डालता रहूंगा अब रेगुलरली इसके बाद आगे चलते। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडी। बाय।